यश नमित स्टार्ट करो प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। मैं नमित गुप्ता ऑन बिहाफ ऑफ ठुकराल कैपिटल मार्केट आप सभी को वेलकम करता हूं और थैंक यू कहता हूं कि आपने अपना समय निकाला और हमारे सेशन को ज्वाइन किया। ठुकराल कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में है जो आपके फाइनेंशियल मैनेज करने में आपकी मदद करता है बाय वे ऑफ एसेट एलोकेशन। और हमारा प्रोडक्ट बास्केट में म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड से लेकर टैक्स प्लानिंग तक सारी सर्विसेज अवेलेबल है। और जो भी कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स को जो भी इश्यूज होते हैं हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। टुडे इज द फोर्थ डे ऑफ आवर नॉलेज सेशन। On 21st of August, we had Mr. Nimesh Shah, who is the CEO and MD of ICICI AMC. He shared his insight on dynamic asset class. On 22nd of August, Mr. Karan Datta, he is a speaker, sprinter, and investor, shared about the conflict between India and China and what are the economic implications. The third speaker was Mr. DP Singh, Executive Director and Head of SBI, shared how mutual fund offers full wallet options for investments. The next day, that was yesterday, on the 23rd of August, Mr. Nilesh Shah, Managing Director of Kotak Mutual Fund, gave his detailed analysis of how Make in India, Made in India, and Made for India, the changing scenario. Ms. Lakshmi Iyer, CIO of Kotak Mutual Fund, shared the importance of investments in bonds, without which there is no bonding with investments. आज हमारे साथ भी दो ग्रेट स्पीकर्स अवेलेबल हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपको कुछ ही समय में देता हूं। और कल भी हमारे साथ आप जरूर बने रहिएगा। द सेम टाइमिंग 5:30 to 6:30 कल भी हमने आपके लिए नॉलेज सेशन रखा है। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नाउ आई वेलकम IDFC Mutual Fund Head of Sales and Marketing, Mr. Gaurav Parija. Mr. Parija has an experience over spanning 22 years in retail sales and distribution. He has been associated with IDFC AMC since March 2017. Prior to joining IDFC AMC, he was associated with Franklin Templeton Private Limited as Director responsible for New Initiative and Business Development, CEMEA, which stands for Central and Eastern Europe, Middle East, and Africa. Prior to that, he was associated with Franklin Templeton Mutual Fund as National Sales Director. He was also the head of Retail Advisory Services and head of Alternative Distribution. Mr. Parija also holds a post-graduation diploma in business management from IIM Bangalore. Now I would request Mr. A.K. Thukral, our chairman and MD of Thukral Capital Market, to take the session forward. Over to you, sir. थैंक यू नमित, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे फ्रेंड गौरव परिजा जी का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, शायद उतना अच्छा मैं भी नहीं दे पाता। गौरव जी से बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, बहुत सालों की, और मतलब इस AMC से नहीं, पुरानी AMC से भी, और बहुत बढ़िया मार्केटिंग करते हैं। सेल्स में मैंने इनसे बढ़िया सेल्स मैं नहीं देखा और मैं इनका बहुत मुरीद हूँ। गौरव जी, मैं आपसे इतना सुनना चाहता हूँ, जब भी मिलता हूँ तो आपकी बात सुनता ही रह जाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सुनने से पहले मैं पहले अपनी सारी सुना लूँ, जिससे आप सबको कवर कर लेंगे। अगर कुछ बचेगा तो उसके बाद उसको देखेंगे। मेरे छोटे छोटे 5-7 क्वेश्चन हैं। जैसे अभी पीछे बहुत से फंड मैनेजर आए, सीनियर मैनेजमेंट आई, उन लोगों ने एसेट एलोकेशन के बारे में बताया। तो इन्वेस्टर को कैसे बताएंगे सिंपल तरीके में कि हाउ टू मैनेज ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन एंड गेट गुड रिजल्ट्स? क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। सेकंड, IDFC में डेट फंड में आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मैं समझता हूँ टॉप 3 में हमेशा रहते हैं, और डे बाय डे डेट में तो आपका मुकाबला ही नहीं है। परफॉर्मेंस में यू आर नंबर 1, क्योंकि आपने 20 सालों में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आज तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड से आपने उठाया था IDFC को, और उसके बाद से मैंने कोई डिफॉल्ट, हाँ रिटर्न्स थोड़े कम आते हैं लेकिन सेफ्टी और लिक्विडिटी पूरी रहती है। पहले भी आप जिस AMC में थे वहां भी आप डेट स्पेशलिस्ट ही माने जाते थे, और मेरे ख्याल से इस समय जो एक अपना FD का पोर्शन है वो करीब
110-15 लाख के आसपास इंडिया का पहुंचा है, और अपना जो म्यूचुअल फंड का डेट है वो 25 लाख करोड़ का है। तो ये कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में आप बताएं हम लोगों को। और एफडी से डेट फंड क्यों बेटर है, क्योंकि इतना तो क्लाइंट और इन्वेस्टर सब समझते हैं कि इसमें हमको इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलता है, जो कि एफडी में पूरा टीडीएस और टैक्स लगता है, लेकिन फिर भी वो आपसे अच्छी तरह से सुन पाएंगे। और डेट इन्वेस्टिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इधर रेटिंग एजेंसी ने, जैसे सत्यम का प्रॉब्लम आया था, तो उसमें जो ऑडिटर्स थे उनका आया था, अभी ये रेटिंग एजेंसियों का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रिपल ए काफी है, और जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो ट्रिपल ए से हुई, जबकि यूएस में इतनी ट्रिपल ए कंपनियां होती नहीं है। और एक आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा, जिसका मैंने अभी शुरू में एडवर्टीजमेंट भी चलाया था आपका, SIFI सिफी जिसे आपने बोलते हैं, ये लोगों को आप अपने शब्दों में बताइएगा, हम लोग इसको भी कंसीडर कर रहे हो, स्टार्ट करेंगे। और दूसरा, इक्विटी साइक्लिकल चलती है, आपका डेट कंट्रा चलता है, इसके बारे में भी बताइएगा। और बाकी जो आपको और बताना है बताइएगा, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए 5-7 चीजें मैंने पहले आपको बता दी, क्योंकि सुनने की बड़ी इच्छा है और आपको पूरा टाइम देना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू टुकराल जी, एंड फर्स्टली थैंक यू नमित फॉर द इंट्रोडक्शन। हर बार जब इंट्रोडक्शन सुनने को मिलता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। टुकराल जी, मैं थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट नो इफ आई गॉट द राइट, माय स्क्रीन इज विजिबल? यस। अच्छा, तो टुकराल जी, आपने काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, पता नहीं था कि आपने मेरा प्रेजेंटेशन पहले से देख लिए थे या प्रेप किए थे, बट लेट मी टेल द पार्टिसिपेंट्स कि काफी सारे जो क्वेश्चंस टुकराल जी पूछे हैं, मैं होपफुली मेरा प्रेजेंटेशन के द्वारा कवर करूंगा। टुकराल जी स्टार्टेड विद द कोर कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका मैं बड़ा फैन हूँ, व्हिच इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। ना सुनने में ये बहुत सा सिंपल सा शब्द है, काफी सारे जो पार्टिसिपेंट्स है ये शब्द सुन के पक गए होंगे कि हर बार टुकराल जी मिलते हैं या कोई एडवाइजर मिलता है, वो शुरू हो जाता है कि सर आपका एसेट एलोकेशन ठीक कीजिए, उसी से आप पैसा बना सकते हैं। सो व्हाई इज एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज एसेट एलोकेशन, मैं थोड़ा समझाऊंगा। सेकेंडली, टुकराल जी का मेन फोकस, मुझे जब कॉल किए थे कि आप ये सेमिनार में आइए नॉलेज सेशन में, फर्स्टली आई एम थैंकफुल दैट ही इन्वाइटेड मी टू स्पीक। टुकराल जी मुझे एक डिफिकल्ट सा टॉपिक दिए कि आप फिक्स्ड इनकम के बारे में समझाइए, और मेरा जितना जानकारी है, और मेरा तो क्लाइंट्स मेरा रिलेटिव ही है, बिकॉज आई लास्ट 25 ईयर्स से मैं सेल्स में ही हूँ, और मेरा क्लाइंट्स पार्टनर्स लाइक टुकराल जी एंड ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो मेरा कोई डायरेक्ट क्लाइंट नहीं है। तो मेरा जो क्लाइंट्स है लिमिटेड है मेरा रिलेटिव्स को, और हर बार मैं उड़ीसा जाता हूँ उनको मिलने के लिए, कोई शादी में या कोई बर्थडे में, वो हर बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि गौरव अभी क्या चल रहा है, और मेरा तो आधा मन होता है कि बोलने के लिए कि फॉग चल रहा है, बट उनको तो वो नहीं बोल सकता हूँ कि फॉग चल रहा है, तो मैं बार बार बोलता हूँ क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है? बोलता है नहीं, हमको एक टिप दीजिए कि कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा। तो मेरा उनको एक ही सवाल आंसर होता है कि यदि मुझे वो पता होता मैं आपको क्यों बोलता, मैं मेरे पास ही रखता और मैं ही अमीर हो जाता, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। तो विद दैट लेट मी स्टार्ट एंड से कि यदि उसको एक कोई सीक्रेट नहीं है, what is the key to creating wealth or what is the mantra to wealth creation? ना एक्चुअली अमेरिका में एक स्टडी किया गया था ऑन 500 इन्वेस्टर्स जो अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा वेल्थ क्रिएट किए थे, और वो स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि आपने क्या किया, कौन सा स्ट्रैटेजी लिया, कौन सा एसेट क्लास खरीदा, कब टाइम किया मार्केट को, आपने मार्केट जब लो थे तब खरीदे और जब हाई था बेचे, क्या किए आपने कि इतना आपने वेल्थ क्रिएट किए। और सरप्राइजिंगली वो स्टडी से 2-3 चीज बाहर निकल के आया कि वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इतना एक्शन नहीं करना है, बेसिकली आप यदि 3 चीज ठीक कर लेते हैं आपका वेल्थ ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म में। सो व्हाट आर द 3 सिंपल थिंग्स? फर्स्ट, जैसे टुकराल जी शुरू किए थे, इज एसेट एलोकेशन, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एसेट एलोकेशन। आप लोगों को काफी आइडिया होगा इसके बारे में क्योंकि एमिनेंट स्पीकर्स मेरे आगे इसके बारे में भी बात कर चुके होंगे। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
और ये हम बहुत नजरअंदाज करते हैं क्लाइंट के हिसाब से, कि अपना इमोशंस को पकड़ के रखना इज वेरी डिफिकल्ट। उसका मतलब है कि मार्च 23 को जब मार्केट 40,000 से 25,000 हो गया था, आप में से कितने लोग ठुकराल कैपिटल मार्केट या ठुकराल जी को फोन करके बोले कि मेरा देखो इक्विटी का हिस्सा कम हो गया है, इस लेवल पे मुझे इक्विटी अच्छा लगता है, मेरा इक्विटी एलोकेशन बढ़ा दीजिए। या व्हेन ठुकराल जी कॉल्ड यू एंड सेड कि ये लेवल पे थोड़ा इक्विटी एक्सपोज बढ़ाना है, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? बिकॉज उस समय आप लोगों का इमोशन मोर फियर के तरफ चला गया होगा रादर देन लुकिंग एट इक्विटी। और तीसरा जो चीज वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है, वो एक्चुअली हम लोग स्कूल में 9वां क्लास में या 8वां क्लास में पढ़े हैं। मेरा बेटी अभी 9th स्टैंडर्ड में है और वो भी यही फॉर्मूला पढ़ती रहती है। और ये फॉर्मूला हम स्टॉक मार्केट के लगाने के अलावा आप आलू प्याज में भी लगा सकते हैं कि आपने आलू 1 किलो का 10 रुपया में खरीदा और 1 साल के बाद 15 रुपया में खरीदा, तो आपका कितना रिटर्न हुआ? आप इसको अपना म्यूचुअल फंड्स में हिसाब के कर दीजिए कि फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इनटू द रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ लॉन्ग यू कीप इट। तो इसमें यदि 3 चीज है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आप कितना पैसा निवेश करते हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मेनी इयर्स यू कीप इट। आप यदि ये फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, ये तीनों चीज आप चेंज करेंगे तो आपका फाइनल वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू चेंज होता है। To sum up, the mantra to wealth creation is all about getting your asset allocation right, and I'll explain what is asset allocation in my coming slides. Secondly and most importantly, how do you manage आपका emotions को कैसे control करना है? And as a human being, हमारा emotions typically fear और greed के बीच में oscillate होता है। तो कभी we are fearful, तो हम equity या risky asset से बिल्कुल निकल जाते हैं, या हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं। 2018 में जब मार्केट एक तरफा चल रहा था, हम सब बेच बाज के आके बोल रहे थे नहीं नहीं अभी तो इक्विटी में लगाओ, या इक्विटी में सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप में लगाओ। और जब मार्केट रिवर्स हुआ फिर बोले नहीं नहीं इक्विटी तो गंदा चीज है, अभी इक्विटी में निकल जाओ। अभी जैसे फिक्स इनकम के बारे में लोग बोल रहे हैं कि फिक्स इनकम में बहुत क्राइसिस है, फिक्स इनकम में निकाल के एफडी में लगा दो। एंड लास्ट इज द फॉर्मूला। सो व्हाट इज एसेट एलोकेशन? और एसेट एलोकेशन समझाने के लिए मैं हम लोग आईडीएफसी में काफी सारे इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाते हैं, बट एक स्लाइड जो हमको बहुत पसंद है कि बॉलीवुड में हम पिक्चर में भी काफी सारे एग्जांपल्स है एसेट एलोकेशन का। और एक एग्जांपल है फ्रॉम दी पिक्चर लगान। आप देखेंगे लगान में 11 क्रिकेटर्स थे जो मैच खेले थे अंग्रेजों के अगेंस्ट, एंड कैरेक्टर्स भुवन था, कचरा था, देवा था, काफी सारे लोग थे। और आप देखेंगे तो ये 11 का 11 खिलाड़ी का अपने आप एक कोई इंपॉर्टेंस था। तो भुवन वाज ऑलराउंडर, इसमें से कोई एक फास्ट बॉलर था, कचरा जिसको कोई टीम में नहीं ले रहे थे वो इवेंचुअली विनर निकला क्योंकि वो लेग स्पिन डाल रहा था। सो बॉलीवुड में भी एसेट एलोकेशन प्रैक्टिस होता है। सो व्हाट इज एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन इज वेरी सिंपली कि लास्ट 40-50 साल में ये देखा गया है कि क्योंकि इकोनॉमी का साइकिल डिफरेंट होता है, कभी कोई पार्ट ऑफ द इकोनॉमी अच्छा करता है, कोई कमोडिटी अच्छा करता है, स्टॉक मार्केट कभी अच्छे करते हैं, कभी बॉन्ड्स अच्छे करते हैं। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस यानी कि इक्विटी के अंदर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, गोल्ड, ऑल ऑफ देम मूव इन वेरियस पीरियड्स ऑफ टाइम इन वेरियस मैनर्स। तो ये स्लाइड में मैं सिर्फ प्लॉट किया हूं बॉन्ड्स के बारे में। यदि कोई इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता, 2009 में उसका रिटर्न सिर्फ 3.5 होता, वो बोलता है ये रिटर्न खराब है तो निकल जाता, नेक्स्ट ईयर रिटर्न बढ़ के 5 होता, बोलता नहीं अभी भी ठीक नहीं है, बट सडनली 2011 में ये रिटर्न 692 हो जाता है। एंड लाइक दैट इफ यू सी एवरी एसेट क्लास कोई ना कोई एक साल अच्छा करता है। इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपना 100 रुपया स्प्लिट करके लगाइए अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। नाउ टुकराल जी का एक क्वेश्चन था कि कैसे करेंगे ये? एसेट एलोकेशन कैन बी डन इन 2 ways, वेरी सिंपल वेज इफ यू वांट। एक है एज बेस्ड एसेट एलोकेशन। आपके उम्र के हिसाब से आप एसेट एलोकेशन कीजिए, यानी कि यदि आपका उम्र 25 से 30 के बीच में है और आपको और 60-70 साल जीना है, आप जो पैसा निवेश करना है वो पैसा इन्फ्लेशन को ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट करना चाहिए।
और हम लोग सब जानते हैं कि ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इक्विटीज इज द एसेट क्लास व्हिच विल बीट इन्फ्लेशन. As you go up in life, you get married and have children and age and become 45, 50. आपका asset allocation should be now moderated to have a mix of equity and debt. And as you retire, it should be more fixed income and equity. वो हुआ age based asset allocation. दूसरे तरह से देखना है कि goal based asset allocation. यानी कि आपको 1 साल के बाद एक घर खरीदना है, उसका asset allocation यदि आप 25 साल भी है, cannot be all equity. It has to be more fixed income or in an asset जिसमें volatility of return कम हो. So there are two ways, like I said, one is age based and within age based there is goal based. Now the problem is हम लोग ये काफी बार आप ये सुन चुके हैं. आपको आई बेट फुकराल जी उनके हर सेल्स मेंबर ये बार बार बोलते होंगे एंड लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत सिंपल सा चीज है. और मेरा मानना है कि मैं जब IIM बैंगलोर में ज्वाइन किया था, पहला जो मेरा क्लास था, मेरा जो स्ट्रेटेजी के प्रोफेसर थे, वो 300 नए IIM ग्रेजुएट्स को दे के एक चीज बोले कि आपको पता है MBA का फुल फॉर्म क्या है? तो हम में से सब हाथ खड़े करके बोले कि सर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई बोला पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सब अपने छाती पकड़ के बोल रहे थे हम तो प्रिविलेज लौटे IIM में एंट्री लिए. तो प्रोफेसर बोले नहीं, मेरे हिसाब से MBA का मतलब है महा बेवकूफ आदमी. तो थोड़ा सा हिल गए, बोले ये इसका क्या मतलब? बोले कि आप क्या समझते हैं 2 साल में आप फाइनेंस भी सीख लेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सीख लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटिंग भी सीख लेंगे, बैंकिंग सीख लेंगे, HR सीख लेंगे, मार्केटिंग सीख लेंगे. तो हम लोग उनको पूछे सर फिर इधर सीखने क्या है? उनका एक ही लाइन था कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है, आप हर ह्यूमन बीइंग के पास तो सबसे ज्यादा चीज है लेकिन सबसे कम यूज करता है, उसको यूज करना आप यदि सीख लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे. सो वी सेड कि सर व्हाट इज दैट? एंड वो बोले कॉमन सेंस. एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग ऑन एसेट एलोकेशन. एसेट एलोकेशन इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लोग उसको बोलते हैं कि इतना सिंपल है तो इसमें कुछ पैसा नहीं बनेगा, हमको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सुनाओ. कॉम्प्लिकेटेड होता है तो डिफिकल्ट है तो लोग समझते हैं उसमें पैसा बनता है. बट लाइफ में ये देखा गया है कि जितना आप सिंपल रखेंगे अपना इन्वेस्टमेंट्स को, उतना आप पैसा बनाएंगे. एंड एक इन्वेस्टर है, लेजेंडरी इन्वेस्टर जॉर्ज सोरस, उनका एक सेइंग है, वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज नॉट बोरिंग, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस. यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट से एक्शन, मजा, एक्साइटमेंट चाहिए तो आप गलत जगह पे है. इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप जाके कोई खेल खेलिए या पहाड़ चढ़िए या बीच में जाके मोटरसाइकिल चलाइए. आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए. इन्वेस्टमेंट जब तक बोरिंग नहीं है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है. एंड दैट इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ एसेट एलोकेशन. एक आपने डिसाइन कर दिया आपके एज और नीड के बेसिस योर एसेट एलोकेशन. रिमेंबर द की ऑफ एसेट एलोकेशन इज कि हर 6 महीना 1 साल आप अपना एडवाइजर या टुकड़ा कैपिटल मार्केट्स के साथ जाके डिस्कस कीजिए कि मेरा 6 महीने पहले ये गोल था, ये एसेट एलोकेशन आपने डिसाइड किया था, अभी ये एसेट एलोकेशन ने आगे जाके क्या करना चाहिए. इट इज लाइक रिविजिटिंग योर डॉक्टर एंड एडवाइजर ऑन ए ऑनगोइंग बेसिस. दैट्स द अदर मिस्टेक पीपल मेक. एक बार हो गया तो वो भूल जाते हैं और उसको करेक्ट नहीं करते हैं. Now, if that is the case, what are the two important asset classes in equity, in asset allocation? First is equity and the other one is fixed income. And दोनों का एक various points quickly मैं बताता हूँ. Equity में आप सब जानते हैं कि potential of high growth. Equity में आप निवेश करते हैं तो आपका focus capital appreciation के ऊपर होता है. Equity is something which will beat inflation. Equity benefits from power of compounding. And like Thukral ji mentioned, एक pro-cyclical asset class है. उसके बारे में मेरा एक दूसरा slide है जिसमें मैं बताऊंगा. फिक्स्ड इनकम इक्विटी का कॉम्प्लीमेंट्री या रिवर्स है. टिपिकली फिक्स्ड इनकम में आप जब निवेश करते हैं आपको स्टेडी ग्रोथ चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहिए एप्रिसिएशन से ज्यादा. फिक्स्ड इनकम में पावर ऑफ प्रोटेक्शन है एज अगेंस्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये टिपिकली काउंटर सिक्लिकल एसेट होता है. प्रो सिक्लिकल, काउंटर सिक्लिकल के बारे में मेरा एक स्लाइड है जिसमें मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा. नाउ द अदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स? मैं तो एफडी जानता हूँ, एफडी तो अच्छा है, एफडी से बेटर क्यों है म्यूचुअल फंड्स?
पहला चीज, आप जब एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस करते हैं या आरबीआई को करते हैं, यू टिपिकली बाय 1 or 2 इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूचुअल फंड के थ्रू आएंगे तो आपको एक रेंज ऑफ अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे। आपको कोई सारे बॉन्ड जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते हैं, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी से, वो आपको एक्सेस कर पाएंगे विद सम्स एज लो एज 5,000 रुपीज टू 5 लाख टू 1 crore। कई सारे जो बॉन्ड ऑफरिंग्स है उनका मिनिमम टिकट साइज 5 crore होता है, और एज इंडिविजुअल्स वी मे नॉट बी एबल टू बाय। इवन इफ यू आर एबल टू बाय, आप सिर्फ एक ही बॉन्ड ले सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड, इट डाइवर्सिफाइज योर होल्डिंग्स एंड दैट इज लाइक इट डज एसेट एलोकेशन ऑफ योर होल्डिंग इन फिक्स्ड इनकम। सेकेंड चीज आप जानते हैं, एंड आई थिंक यू मस्ट बी एडवाइज दैट फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड टैक्सेशन में बेनिफिट है, यू गेट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, आपको बीपी सिंह बोल रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड आज के दिन में आपको ओवरनाइट 1 दिन का पैसा से लेके 30 साल का गवर्नमेंट पेपर का वेराइटी देता है। तो आप, मैं तो जोकिंगली हर मेरा प्रेजेंटेशन में बोलता हूँ कि आज के दिन में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 2 तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं निकाला है। एंड यू कैन पुट दैट इन ए पोल क्वेश्चन। I know if I ask this question, 99 out of 100 will not be able to tell the answer. I'll give you the answer. Today म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो अभी तक जन्म नहीं हुआ है और जिसका मृत्यु हो गया है, उनको छोड़ के आप कोई भी कैटेगरी आप पकड़ लीजिए, उसके लिए एक फंड है। इसको म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस चाहिए, उसमें फंड है। गोल्ड चाहिए, उसमें फंड है। कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर बोलता है नहीं मुझे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में परचेज करना है, उसके लिए फंड है। कोई बोलता है मिड कैप में लगाना है, कोई स्मॉल कैप। आप कोई भी एसेट या पेपर ले लीजिए, म्यूचुअल फंड के लिए एक प्रोडक्ट है। एंड लास्टली, म्यूचुअल फंड आपका जब फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट होता है, मेनी ए टाइम लोग ये ध्यान रखते हैं कि मैंने एक अच्छा बॉन्ड में पैसा लगा दिया 5 साल के, जिसका रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, और मुझे हर 6 months वो 8% के हिसाब से कूपन आता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख या 10 लाख रुपया लगा दिया जाए और 8% के हिसाब से 40,000 रुपया आपको 6 महीने के बाद पैसा आता है। इनवेरिएबली ये देखा जाता है कि ये जो 40,000 रुपया वी डोंट री इन्वेस्ट, और क्योंकि ये 40,000 कम लगता है, हम इधर उधर का खर्चा में उसको खर्च कर देते हैं। एंड इससे क्या होता है, आपका जो ट्रूली दैट 8% रिटर्न यू आर नॉट एंजॉइंग इन द फुल मैनर। म्यूचुअल फंड क्योंकि हम प्रोफेशनली मैनेज है, वी इमीडिएटली टेक दैट 40,000 और उस टाइम का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट में हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए प्रोफेशनली मैनेज म्यूचुअल फंड वर्सेज ए ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ये सब ठीक है, बट एक चीज आई थॉट आई वुड डेफिनेटली वुड वांट टू शो टू यू दैट काफी सारे क्लाइंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप यदि ये ऑब्जेक्टिव नहीं मीट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिए। सो आप कभी भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ये स्लाइड नहीं देखे होंगे कि प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन ए म्यूचुअल फंड। एंड आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू कि किस ग्राउंड्स में या किस सिनेरियोज में आपको म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है फिक्स इनकम में। सो द स्लाइड लाइक आई सेड, डू नॉट बाय फिक्स इनकम इफ आपका टैक्स ब्रैकेट हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं है। So if you are not in the 30%, I don't think any participant here would not be in that bracket. But मान लीजिए आपका कोई ट्रस्ट है या नॉन टैक्स पेइंग एंटिटी है, आप यदि वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो प्लीज म्यूचुअल फंड में नहीं आए, क्योंकि आज के दिन में म्यूचुअल फंड के लिए बकेट में वो प्रोडक्ट नहीं है जो टैक्स इतना एफिशिएंट है फॉर 10 and 20%। सेकेंडली, यदि आपको गारंटीड रिटर्न चाहिए, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में मत आइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स, कोई भी म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग एफएमपीज, आपको गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा। थर्ड, एंड व्हाइल आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट लेटर, आपको यदि एफडी से बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए, और जब मैं एफडी के बात करता हूं, मैं टॉप क्वालिटी एफडी यानी कि बजाज, एचडीएफसी, पोस्ट ऑफिस, बैंक एफडी के बारे में बात कर रहा हूं, उससे आपको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड में प्रोडक्ट नहीं है। आप ये मत देखिए कि मैंने कोई सारा ऐसे फंड है जिसमें हम ए रेटेड, डबल ए रेटेड लेके आपका रिटर्न बढ़ा देते हैं। देयर इज ए कैच व्हिच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर। एंड लास्टली, एक फीलिंग चल रहा था टिल 18 months बैक कि आप फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, जितना जो गेन होगा वो मेरा है, बट कभी कभार लॉस होगा तो वो म्यूचुअल फंड वाले संभाल लेंगे।
आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक। ऐसा कोई फ्री लंच नहीं है फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड में। आप एक चीज ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू व्हीकल है। पास थ्रू यानी कि आपका पैसा आप एक मैनेजर को देते हैं, मैनेजर वो पैसा जाके कहाँ पे निवेश करता है, वो पैसा का जो भी गेन आता है वो आपका है, जो भी लॉस भी आता है वो भी आपका है। सो द ओनली थिंग द मैनेजर डज इज, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो ठीक अंडरलाइंग एसेट्स खरीदता है और उसका कोई काम नहीं है, कोई गारंटीड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यदि आप ये स्लाइड में बोल के देखते हैं कि कोई एक रीजन आप मीट करते हैं कि मुझे तो गारंटीड ही चाहिए, तो प्लीज डू नॉट कम टू म्यूचुअल फंड्स। आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड गारंटीड रिटर्न्स नहीं दे सकते। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। सो गिवन दैट दिस इज द केस, एंड एक पोल क्वेश्चन में लोगों को पूछा गया था कि आप क्या डेट फंड्स को कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं कि नहीं। आई थिंक ओवरवेलमिंग भी लोग आंसर किए कि डेट फंड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमको समझ में नहीं है क्या करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग डेट में हम लोग ट्रेडिशनली कहाँ पे निवेश करते हैं। एंड यदि एक पोल क्वेश्चन होता तो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशनली हम लोग एफडी या बैंक डिपॉजिट्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली चीज है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एफडी में है वो पैसा हमारा सेफ्टी बकेट है। उस पैसा में हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम टॉप क्वालिटी बैंक का एफडी में या बजाज फाइनेंस का एफडी में, महिंद्रा का एफडी में खरीदते हैं। आप लोगों को यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके भदोही कोऑपरेटिव बैंक में आप लोग कितना निवेश करते हैं, उसका रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत ज्यादा है, आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे वो 2-3% एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे मेरा स्टेट बैंक या एचडीएफसी एफडी दे दो जिसमें वो 6-7% देता है, बट मुझे एफडी और मेरा फिक्स इनकम में कोई छेड़खानी नहीं चाहिए। एंड हेंस द पहला चीज जो हम कंट्रोल करते हैं एफडी में इज क्रेडिट। दूसरा चीज, क्योंकि एफडी का नेचर ही ऐसा है, वो 1 साल, 3 साल, 5 साल का होता है, सो हम लोग एक फिक्स पीरियड के लिए निवेश करते हैं एफडी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफडी आपको फिक्स रिटर्न देता है। अब म्यूचुअल फंड में यदि आपको आना है, आप ट्रेडिशनली एक फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर है। एंड फिक्स डिपॉजिट का 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है, वो पहला है कि आप क्रेडिट पकड़ के रखते हैं, यानी कि आप ए रेटेड, बी रेटेड, AA रेटेड पेपर नॉर्मली नहीं खरीदते। आप में से यदि मैं कॉल करूंगा कि आपने लास्ट कब जाके एक AA रेटेड एफडी का पेपर, यूनिटेक का कब आपने लास्ट एफडी लिया, या टुकड़ा कैपिटल से आपको कब बोला गया कि आप एक बी रेटेड एफडी कंपनी ले लो, इसमें रिटर्न 12 है, आप खड़े नहीं देते होंगे कोई भी ऐसा एडवाइजर की, क्योंकि आपको मानना है कि एफडी मेरा सेफ्टी बकेट है, इसमें कोई मुझे ऊपर नीचे नहीं चाहिए। सेकेंडली, एफडी जैसे कि बोला मेरा एक फिक्स पीरियड के लिए है। तो गिवन दिस, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाई करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, एक मॉडल बनाया है, और क्योंकि इसको याद करने के लिए डिफिकल्ट होता है, हम इसको एक टूल बना दिए कि आप जब फिक्स्ड इनकम में निवेश करेंगे, आप आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का एक 3 आंखों वाला चश्मा याद कीजिए, और वो 3 आंखों वाला चश्मा का जो बकेट है या जो पार्ट है, वो यदि याद रख के आप निवेश करेंगे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में, तो 999 आउट ऑफ 1000 टाइम्स आप गलत नहीं जाएंगे। जैसे कि टुकराल जी बोले, आपको रिटर्न थोड़ा कम नीचे हो सकता है, बट आपका जो प्रिंसिपल है और जो एक्सपीरियंस है वो गलत नहीं हो सकता है। तो वो 3 लेंस स्पेक्टेकल, 3 आंखों वाला चश्मा है क्या? ये 3 आंखों वाला चश्मा बोलता है कि फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में या फिक्स्ड इनकम फ्रेमवर्क में 3 बकेट है और 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है लिक्विडिटी, दूसरा कोर और तीसरा सैटेलाइट, और ये तीनों का मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा। लिक्विडिटी बकेट क्या है? जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बताया कि यदि आपका कोई एसेट एलोकेशन नीड बेस्ड है, और मान लीजिए आपका एक गोल है जिसको आपको 3 महीने बाद एक बिल्डिंग, एक फ्लैट खरीदे और 3 महीने के बाद उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट देना है, आप वो पैसा लिक्विडिटी बकेट में ही निवेश कर सकते हैं। यानी कि जो फंड्स 1 दिन से 3 महीने के बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वो पैसा लॉन्गर ड्यूरेशन या लंबा टाइम के लिए नहीं निवेश करते, क्योंकि आपका गोल का पीरियड ही लिमिटेड है।
इस बकेट में इसलिए बोला जाता है लिक्विडिटी बकेट। दूसरा जो मेन बकेट है जो हम लोग मानते हैं आईडीएफसी एमएफ में, इज दी सब्स्टिट्यूट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, इज द बकेट कॉल्ड कोर, फॉर लैक ऑफ ए बेटर वर्ड। हम इसको एफडी बकेट नहीं बोल सकते क्योंकि रेगुलेटर अलाउ नहीं करेगा, बट हमारा मानना है कि 90% ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स मनी जो बैंक, एफडी, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस से निकल के म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो इस बकेट चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं बताया, एफडी का दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट है, एक है क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो और दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ये फंड्स ये दोनों को पकड़ के रखता है, सो दे कंट्रोल फॉर ड्यूरेशन, यानी कि ये फंड में आप निवेश करेंगे तो वो फंड मैनेजर 1 साल, 2 साल, 3 साल का पेपर नहीं खरीदता है। तो इसके चलते जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे होता है, इस फंड्स में वोलेटिलिटी कम होता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये फंड कैटेगरी में है कि ये फंड का अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट 95 to 100% AAA रेटेड पोर्टफोलियोज में होते हैं। एक सवाल भी पूछा गया है बिगिनिंग में कि सर आप AAA बोल रहे हैं बट डिफॉल्ट तो AAA में भी शुरू हुआ। हमारा इसको मानना है कि सर रेटिंग एजेंसी का काम है एक रेटिंग देने का, AAA, और रेटिंग एजेंसीज को हम बोल सकते हैं वो काम ठीक से नहीं किए, बट प्लीज रिमेंबर दैट रेटिंग एजेंसीज का जो रेटिंग होता है इज बेस्ड ऑन डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। उस दिन के डेटा के हिसाब से यदि ABC कंपनी इज मेंट टू बी AAA, दे विल गिव द रेटिंग ऑफ AAA विद सम फॉरवर्ड एस्टिमेशन। बट यदि कोई कंपनी वो डेटा छिपाता है, गलत डेटा देता है, गलत अकाउंटिंग डेटा देता है, नो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैन यूज सब्जेक्टिव यूज कि नहीं इसमें तो कुछ लफड़ा लग रहा है, ये AAA नहीं है AA, देन तो क्या होगा, रेटिंग एजेंसी फंड मैनेजर हो जाएगी। दूसरा हमारा मानना है कि रेटिंग एजेंसीज का जो AAA है इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट एज एक्सपर्ट्स मेरा काम AAA से खत्म नहीं होता है। मुझे ये देखना पड़ता है कि बहुत जब एक इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में एक AAA को 8% में पैसा पिकअप हो रहा है और दूसरा AAA को 10% इंटरेस्ट रेट देना है, तो हमको मार्केट ही बोल रहा है कि दोनों का AAA रेटिंग ठीक नहीं है। एंड दैट इज व्हाट वी डिड कि हम लोग ये AAA रेटिंग लेके फर्दर एक एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअली ये AAA है या नहीं है। सो इन आवर ओपिनियन, बट अगेन लास्टली रिमेंबर दैट एक दो AAA खराब होने से ओवर द लास्ट 15-20 years ऑफ रेटिंग जनरल आप ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि AAA खराब है। एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव दैट आपका जो कोर बकेट में द बिगेस्ट क्राइटेरिया, एंड ये आपको हक से पूछना चाहिए आपका एडवाइजर से कि मुझे पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज AAA में है, ये मुझे आप बताइए। क्योंकि जब तक कोई लार्ज एक्सटेंट ये AAA है, योर सेफ्टी इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। नाउ ओवर द लास्ट 6 months और 1 साल में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हुआ है फिक्स्ड इनकम में कि लोग अपना कोर बकेट का जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न ज्यादा पाने के लिए धीरे धीरे सैटेलाइट बकेट में आ गए और ये मान के चल गए कि क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले मैनेज करते हैं, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये AAA छोड़ के AA में भी लेंगे, वो एक्सपर्ट्स है वो संभाल लेंगे। ये भूल के कि जब इकोनॉमी टर्न करता है कई सारे कंपनीज बैंकक्रप्ट या डिफॉल्ट कर सकते हैं। एंड इसीलिए जो क्राइटेरिया मोस्ट म्यूचुअल फंड्स डाइल्यूटेड वाज द क्रेडिट एस्पेक्ट। तो इनिशियली हम शुरू हुए 100% AAA में, धीरे धीरे म्यूचुअल फंड बोले नहीं आपको थोड़ा रिटर्न चाहिए तो 90 AAA, 10% AA लीजिए, 90 होके 80 हो गया और धीरे धीरे देखते देखते ये 100% AAA, 30% AAA रह गया। और आप लोगों को एक फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ रहा है कि हम म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का कहावत है कि गेन इन्वेस्टर का लॉस म्यूचुअल फंड का, वो मान के चल रहे थे। बट 2018 में ये सब चेंज हो गया क्योंकि लॉस भी आपको आ गया। एंड दैट इज वेयर पीपल मेड द बिग मिस्टेक कि जो फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टर है वो कोर बकेट से शिफ्ट होके सैटेलाइट बकेट में चला गया। और आप इसलिए देखेंगे आईडीएफसी एमएफ का फ्रेमवर्क में सैटेलाइट बकेट हम वो फंड्स को मानते हैं जो आइदर क्रेडिट को डाइल्यूट करते हैं, यानी कि AAA के अलावा AA और A में निवेश करते हैं, या ड्यूरेशन को डाइल्यूट करते हैं, यानी कि वो फंड्स 5 साल, 10 साल, 12, 15 साल का पेपर भी लेते हैं और इसलिए ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। कौन सा फंड किस बकेट में आता है आईडीएफसी का अदर फंड, आई विल लीव इट टू
टीम एट ठुकराल कैपिटल वो आपको समझा लेंगे. They are as expert in fixed income advising as us. So with that, the next thing I want to tell, और बार बार ये बोल रहा था कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम एक प्रो सिक्लिकल है, एक काउंटर सिक्लिकल. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, इक्विटी या स्टॉक्स अच्छे करते हैं जब इकोनॉमी अच्छा करता है. When economy does well, companies do well, profits go up and hence stock prices go up. Now credit oriented funds, यानी कि जो फंड्स AAA को हट के AA में निवेश करते हैं, उनका भी जो इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी है कि वो ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं जिसका रेटिंग थोड़ा सबड्यूड है, A रेटेड है, AA रेटेड है, क्योंकि उसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, उसका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए फाइनेंशियल्स उतना स्ट्रांग नहीं है. इसलिए बैंक बोलते हैं कि यदि मैं टाटा को 8% दूंगा, एबीसी कंपनी जो इतना बड़ा नहीं है, मुझे उसको AA रेटेड है, उसको 12% में लोन दूंगा. नाउ ये लोग क्या बेट क्या है कि जब इकोनॉमी बढ़ते जाएगा, छोटे और मिड कैप कंपनीज भी बढ़ते ही जाएंगे, एज द प्रॉफिट्स गो अप एंड द क्रेडिट रेटिंग स्टार्ट्स इंप्रूविंग. तो AA रेटेड कंपनी विल बिकम AA+, देन AAA एंड लाइक दैट. सो ये कंपनीज भी बेट करते हैं कि इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए. बट मान लीजिए एक ऐसा फेज आता है जब इकोनॉमी डाउनटर्न में जाता है, तो आपका इक्विटी में प्रेशर होता है और नॉन AAA या कंपनीज विद लो लेवरेज और लो फाइनेंशियल, उनका ऊपर भी प्रेशर आता है, जो हम देखने को आ रहे हैं लास्ट 6 मंथ से लेके राइट थ्रू द कोविड. आप अभी देखेंगे देयर आर कंपनीज इन इंडिया स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. बजाज फाइनेंस, HDFC, जिसके पास लोग लाइन लगाते हैं पैसा लेंड करने के लिए, बट उनको पैसा नहीं चाहिए क्योंकि अब बहुत पैसा हो गया है. और बाकी सारे कंपनी जो पैसा मांग रहे हैं, MSMEs, मीडियम टर्म कंपनीज, मिड साइज कंपनीज, बट उनको कोई बैंक का फ्लश विद लिक्विडिटी. आप लोग जानते हैं कि बैंक के पास 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी है, बट बैंक लोन नहीं देना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट दोनों एसेट क्लासेस हैव बिकम प्रो सिक्लिकल. हमारा मानना है कि आप जब एसेट एलोकेशन करते हैं, आप जितना दोनों एसेट क्लासेस के बीच में कोरिलेशन कम रखते हैं, उससे बेटर है. तो जब इक्विटीज या इकोनॉमी अच्छा करता है, आपका फिक्स्ड इनकम कंपोनेंट मे नॉट गिव यू नेगेटिव बट मे नॉट डू सो वेल. बट जब इक्विटी ठीक ठाक नहीं करता है और इक्विटी देयर इज अ डाउन टर्न, यू हैव टू एंश्योर दैट मेरा AAA पोर्टफोलियो रिटर्न कम हो जाए बट मेरा सेफ्टी इज क्रिटिकल. एंड दिस इज द मीनिंग दैट एसेट एलोकेशन हैज टू बी, equity has to be pro-cyclical and fixed income AAA is counter-cyclical. The biggest mistake हम लोग जो नोटिस किए in the last cycle कि क्लाइंट अपना सेफ्टी कैपिटल को भी जाके रिस्क कैपिटल के साथ जोड़ दिए और क्रेडिट ओरिएंटेड फंड्स और इक्विटी फंड दोनों ले लिए और बोले कि मैं तो एसेट एलोकेशन कर चुका हूँ, मेरे पास इक्विटी है और मेरे पास डेट भी है. दैट इज नॉट एसेट एलोकेशन बिकॉज दोनों एसेट were betting on the economy to do well, and that is what is the meaning of pro-cyclical and counter-cyclical. So to reiterate, core bucket का philosophy क्या होना चाहिए? Number 1, like I said, कि fixed income is the pot of money or allocation जिसमें आपको safety of capital and preservation is the most important. तो आप invest for safety, hence आपको high quality instruments predominantly AAA में निवेश करना है. दूसरा है इन्वेस्ट फॉर लिक्विडिटी. ये पोर्टफोलियो लिक्विड होना चाहिए. आज के दिन में IDFC MF 80,000 करोड़ का बुक मैनेज करता है फिक्स्ड इनकम में. एंड आई कैन टेल यू दैट यदि हमको कल बोला जाए कि आपका 80,000 करोड़ आपको मार्केट में बेचना है, हम एक वीक में पूरा 80,000 का 80,000 बेच के निकल आएंगे. क्योंकि एक चीज आप ध्यान में रखें, AAA खरीदने के लिए काफी सारे अदर प्लेयर्स इंटरेस्टेड है. बैंक्स इंटरेस्टेड है, LIC हर टाइम AAA रहता है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड को आप जितना AAA लेंगे वो ले लेगा. बट लिक्विडिटी नॉन AAA में बहुत स्केर्स है. इसलिए योर कोर बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में ऐसे पेपर्स होने चाहिए विच आर हाईली लिक्विड. And lastly, they give you stable risk-adjusted return. That is the philosophy. तो to sum up, यदि आपको फिक्स्ड इनकम में निवेश करना है, बल्क ऑफ योर मनी, आप रिटर्न्स को मत देखिए. आप एक चीज ध्यान में रखिए कि आज के दिन में सेविंग्स बैंक रेट
2.75 हो गया बड़े बैंकों का, यदि आज के दिन में भी आपको 5% मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न ओवरऑल कम हो गया है। मैं जब 2000 में प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड में शुरू किया मेरा जर्नी, आईटीसी फिक्स डिपॉजिट 17% पे आ रहा था। आईसीआईसीआई बैंक का एफडी हुआ 16%। टुडे आईसीआईसीआई बैंक एफडी इज एट 5%। यदि मैं वही जमाने पे बैठ के चला जाता कि नहीं नहीं टुकराल जी मुझे भी आज भी आईसीआईसीआई बैंक एफडी चाहिए 15% में, टुकराल जी के पास नहीं होगा वो इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज मार्केट इटसेल्फ हैज कम डाउन। तो आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको उसको भी नीचे लाना है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम instruments of mutual fund or bonds are very closely related to what the bank rate or the repo rate is concerned. Lastly, I think ये जो सेशन होने से पहले आप लोग एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे सिफी के बारे में। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हम लोग रिसेंटली लॉन्च किए लास्ट अक्टूबर से विद वन इंटेंशन। हम लोग जब मार्केट में घूम रहे थे और मार्केट के स्टडी कर रहे थे और क्लाइंट्स और एडवाइजर से बात कर रहे थे, हमको एक चीज थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था कि लोग ये मान के चलते हैं कि मुझे यदि पैसा बनाना है लॉन्ग टर्म में, एसेट एलोकेशन जरूरी है। तो हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन जरूरी है तो आपको दो एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए, एक है इक्विटी, एक है फिक्स्ड इनकम। तो बोलते हैं हाँ दोनों में करना चाहिए। तो हम बोलते हैं आप इक्विटी में कैसे निवेश करते हैं, और यदि ये पैनल पे मैं सेपरेटली पूछता कि आप इक्विटी में कैसे निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इक्विटी में हम लोग एसआईपी के थ्रू निवेश करते हैं, क्योंकि इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है, आपका हर डिसिप्लिन होता है। लेकिन हम जब वही क्वेश्चन फिक्स्ड इनकम में पूछते हैं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो फिक्स्ड इनकम में निवेश ही नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड में, या करते हैं तो एडॉप्ट करते हैं। और हम उनको बोलते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमको, मैं आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज टोल्ड दैट माय बर्थडे गिफ्ट ऑन माय फर्स्ट ईयर वाज एक्चुअली अ रिकरिंग डिपॉजिट जो शुरू किए थे पोस्ट ऑफिस में। तो हम आपको वही चीज बताना चाहते हैं कि जैसे आप इक्विटी में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, आप फिक्स्ड इनकम में भी एसआईपी कर सकते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट बुक में या कौन सा गैजेट में लिखा है कि आपको फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू नहीं कर सकते हैं? और हम वही चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट किए हैं कि आप एक एक्चुअल एग्जांपल देखिए। लेफ्ट हैंड साइड 3 साल का इक्विटी है जो BSE 200 के ऊपर है, राइट हैंड साइड में एक एसआईपी है क्रिसिल शॉर्ट टर्म में। आप देखिए कि इसमें आपको पॉइंट्स में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है, बट एट पॉइंट्स रिटर्न खराब होता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट, बट दिस इज ए वेरी स्टेडी एसआईपी। तो सिफी जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यदि आप एसआईपी करते हैं इक्विटी में 100 रुपया का, आप 50 रुपया का फिक्स इनकम में एसआईपी कर दीजिए। और ये कॉम्बिनेशन के चलते क्या होता है, आपका रिटर्न लेस वोलेटाइल होता है। तो आप इक्विटी का गेन भी लेते हैं और डेट का सेफ्टी का कुशन भी लेते हैं। सो हम लोग सिर्फ अपना जो सिफी है इज नथिंग बट योर गुड ओल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। और ये हम बिलीव करते हैं क्योंकि नॉर्मल इंडियन इन्वेस्टर आज के दिन में डिस्पाइट इक्विटी, आईपीओ, एनएफओ, यदि मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आपका हाउस होल्ड सेविंग्स कहां पे है, मोस्ट ऑफ यू विल टेल मी हमारा बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज स्टिल इन फिक्स्ड इनकम। तो यदि आपका पैसा फिक्स्ड इनकम में है, आप फिक्स्ड इनकम का इन्वेस्टिंग भी डिसिप्लिन के तरह कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर सेइंग सिफी। उसका मतलब है एसआईपी इन फिक्स्ड इनकम, व्हिच इज नथिंग बट हमारा पुराना गुड ओल्ड आरडी। विद दैट आई कंप्लीट माय सेशन एंड होपफुली टुकराल जी आपके काफी सारे सवाल का जवाब मिल गया है। इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस I'll be happy to take them on. You are unmute. You are on mute. Sir, if you don't mind, अगर मैं राघव को सुनने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर ले लूं तो can you? Sure. Thank you. Sure. Thank you. नमित, राघव जी का वेलकम करो। Thank you, Mr. Gaurav Parija, for a very informative knowledge session on behalf of Tukral Capital Market and all the participants. आज के हमारे knowledge session के दूसरे speaker हैं none other than Mr. Raghav Iyengar. He is a chartered accountant with over 25 years of experience in financial industry, with specific expertise in driving sales and distribution. He joined the Axis Mutual Fund in November 2019 as a chief business officer.
He is responsible for retail sales, institutional sales, investor services, and digital marketing. Before joining Axis AMC, he was associated with India Bulls AMC as Chief Executive Officer. Prior to that, he had also worked with companies like ICICI Prudential, Tata AMC, JM AMC, and DSP Merrill Lynch. Now I would like to invite Mr. K. Thukral, the Chairman and MD of Thukral Capital Market, to take the session forward. थैंक यू नमित। राघव जी का परिचय कराने की मुझे जरूरत नहीं। राघव जी खुद अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, पर हमारे फ्रेंड हैं इसलिए शायद हम भी उनको उतना नहीं समझते हैं, वो भी हमको कभी इतना माइंड नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में टॉप 3 इक्विटी एमसी में एक्सेस आ गया परफॉर्मेंस में, और वो इनके आने के बाद हुआ। इनको टाइम बहुत कम लगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से इन्होंने मैनेज किया। बहुत फास्ट ग्रोइंग है। जैसे आपने देखा डेट में आईडीएफसी का कोई मुकाबला नहीं है, वैसे इक्विटी में एक्सेस का कोई मुकाबला नहीं है। और टॉप 10 में फास्ट ग्रोइंग एएमसीज में एक्सेस आ रहा है, और मेरे ख्याल से इस समय ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और राघव जी का मैं बहुत टाइम न लेते हुए राघव जी से कहूंगा कि राघव जी, आपको टॉपिक तो मैंने शायद अभी शेयर नहीं किया, बट मैं शेयर कर देता हूं कि आपसे हम लोग सुनना क्या चाहते हैं। एक तो राघव जी, ये पोस्ट कोविड वैक्सीन आने के बाद वर्ल्ड का क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है? क्योंकि एक्सिस बैंक में बड़ा डायनेमिक चेयरमैन आपका आ चुका है, जैसे आप डायनेमिक हो वैसे वहां पर भी तो। और दूसरा, अर्बन और रूरल शिफ्ट, जैसे बॉम्बे में काम करना और भदोही में काम करना, दोनों में बहुत फर्क नहीं रह गया। हम भी उसी इंटरनेट से काम कर रहे हैं, आप भी उसी इंटरनेट से काम कर रहे हो। हमको पीस ज्यादा है, हमको खेतों में, हमको फार्म हाउस में, हमको खुली हवा, खुली जगह मिल पा रही, जो आप लोगों को वहां नहीं मिल पा रही। और इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्टर्स के लिए क्या है, और आगे 3 सालों में कौन कौन से सेक्टर चलने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सारे क्वेश्चन एक साथ आपको बता दिए, प्लीज आप इसको कवर कर दीजिए। थैंक यू सर। मेरा एक थैंक यू सर। मेरा एक प्रेजेंटेशन है, नमित आप डाल देंगे उसको छोटा सा? हाँ, अंकुश। Yes, I'm doing it. अंकुश, Yeah. थैंक यू अंकुश। Yeah. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है गौरव जी के बाद आने का, बिकॉज उनका जो एंथुजियाज्म और पैशन है बहुत कम लोग इंडस्ट्री में रेप्लिकेट कर पाते। बट ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। I will try and cover up also a little fast because I know that I have 30 minutes and वो 30 minutes का भी already 15-20 minutes खत्म हो गया है। सर हमारी एक चीज थुकराल जी, एक मिनट सर, हमारी जनता जब तक आप बोलोगे ना, कोई जाने वाली नहीं है। अच्छा ओके, सबको मालूम है थैंक यू, दैट्स आपने करण की जगह ली है, सबको मालूम है। करण का 8 बजे तक चला था, करण 2 घंटे लिए सर, करण 2 घंटे लिए। करेक्ट, मैं देखा था सर। I had the opportunity of seeing. Thank you. करण का रिप्लेसमेंट कितना है तो प्लीज। नहीं सर, उतना तो I think anyway. This is a very interesting suggestion, a very interesting thing Thukral ji told me. He said, so first of all, welcome to all of you. I think 40th edition of Carpet Expo happening virtually. मुझे एक्चुअली विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे, बिकॉज कारपेट एक जैसी चीज होती है जो नॉर्मली पीपल लाइक टू टच एंड फील, सी, फोटोग्राफ, विजुअलाइज, बट आप ये सब चीज इवन इफ यू आर एबल टू डू ऑनलाइन, इट्स अ क्रेडिट टू ऑल ऑफ अस हाउ वी हैव। हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना सर, हम लोग बहुत सारे जुगाड़ू लोग हैं, तो वी आर दी जुगाड़ू का दूसरा मतलब है, पीपल थिंक जुगाड़ू इज ओनली अ नेगेटिव टर्म, आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव टर्म। फॉर मी जुगाड़ू मीन्स अडेप्टेबल, एंड आपने आज जो आपने अडेप्शन किया आपका ये एक्सपो का is a fantastic way of saying that how people are able to work in this unfortunately in this environment. Yes. Sorry, I think there is some hole here. I missed the thing. Ankush, can we go to the next slide, please? Hello. Ankush, yeah. I want to talk of these 4 things only. Actually,
exporters के लिए what is the most important thing? I was trying to think अभी how do I, because I'm not an exporter. I'm a chartered accountant like Pokral Saab. I'm an accidental mutual fund person. मुझे actually 25 साल पहले जब मैं qualify किया था तो मुझे कुछ हवा ही नहीं था ये mutual fund होता क्या है. But grace of God, I got into this industry. It has done very well. It was a 50-60,000 crore industry. जब मैं join किया था अभी कुछ 25-27 लाख crore की है. That time there used to be only larger public sector names. Abhi, if you see in the top 5, barring SBI, सब private sector नाम है. Lots of foreign investment houses also have come. So it's a very good growth industry. But the same thing has happened to our exports also. So I was thinking what are the 3 things आपको या 4 things that I can talk about in the next 15-20 minutes to try and add some value to your portfolio. I think critically एक तो आपको एक portfolio rebalancing करके एक चीज होती है. I wanted to just spend 5 minutes on that. And ये second point जो आपके लिए this is very close to Axis' heart. Axis, if you ask Thukral Saab, first word that comes about Axis equity, he will say quality. And this is something I wanted to tell you because as exporters, आपका सबसे बड़ा advantage है quality. You know, today also if you ask me in Bombay, exhibition which starts with saying export reject, उधर भी भीड़ होता है because people know that even if it is an export reject product, the quality will be so good that it is far better than anything that you get domestic. तीसरा चीज है something which you people are very good at, मतलब it is called global investing. आप जैसे आपका exporter होता है, you don't invest, you try to do some amount of diversification. Diversification means you try and put money across various products. जैसे आप अपने markets में you try and concentrate. Maybe if you're focusing only on USA, you will try and get orders from Europe, you will try and get orders from Japan, you will try and get orders from Far East. Same way, how can we help you in terms of global investing? India today, Indian investors unfortunately आज खाली India में invest करते हैं. 99% plus of their money is only invested in India. There is a very large opportunity over there. And last is something which is my favorite topic, which is an emergency corpus. इसमें बहुत कम है, but because I have done a lot of work and a lot of Axis Mutual Fund, I run the corporate background also. I will try and put my experience of what other large corporates have done to manage over the last 5 months in terms of their corpus. So let us get into it. First of all, portfolio rebalancing होता क्या है? तो आप अभी let's say you are an investor, you go to Thukral Capital, आपने decide कर दिया कि आपका debt और equity mix क्या होना चाहिए. Asset allocation जो अभी गौरव साहब बता रहे थे, asset allocation क्या होता है? You're basically in dividing your investment between debt and equity. Now this importantly ये fill it, shut it, forget it नहीं है. Hero Honda ad नहीं है. एक बार आपने पेट्रोल डाल दिया and then it goes forever. So the thing over here, most importantly, sorry Ankush, you need to put the next slide. Yeah, thanks. The thing here is that how do you keep rebalancing your portfolio? So the easiest way to do it is that if let us say if you had done, now let us take a live example, आपने 100 रुपया डाला था 50-50 equity or debt समझ के. Now let's say in the month of March, suddenly you found that thanks to markets going down, that 50 became 35. But what debt ka 50 actually would have gone up to and become maybe 50-55 rupees. So ideally you should make that 35 back to equity. So you should immediately transfer some money from your debt fund. Of course, यहाँ पे capital loss हुआ है, so you have to get money from outside and put it into your equity portfolio. And the same thing you do reverse. So let's say if your 100 rupees was 50-50, and let's say in the last 3 months that 50 has become 65 because market has gone up 35 rupees or 15%, you should again rebalance the portfolio. What happens here? Yeah, आपका return risk. Everybody talks only of return of a portfolio. कोई उसका underlying risk के बारे में बात नहीं करता है. What this does is it minimizes or tries to attempt to make sure that the risk is minimized. आपका asset allocation intact रखेगा, and more importantly, it removes emotions. Most people I know, like a lot of people in this last 4 months, have made double mistake. In March, they got very scared. Everyone told them, boss, ये 12,000 का सीधा 6,000 हो जाएगा. Most people redeemed money at 9,000 of Nifty, redeemed across mutual funds, and then just kept the money in a bank fixed deposit or didn't even do anything. They just kept it in the savings account. And ये last अभी 4 महीने में आपका वो पूरा market has practically retraced. So this happens. Why this happens? This happens because emotionally आप थोड़ा घबरा जाते हो, बोलते यार market गिर जाता है. If you do this regularly, you will never be overexposed or underexposed to any particular asset class. आप ज़्यादा equity में पैसे नहीं डालोगे, fixed income में ज़्यादा नहीं डालोगे, because you will continuously keep rebalancing.
But it is very important to do this in consultation with your financial advisor, in this case, Thukral Capital. Sir is also an expert chartered accountant. So along with portfolio rebalancing, apart from the debt to equity, you will also have to take into account any taxation issues which may come up, which is best. And last thing I want to say on this slide is that each person is has his own set of portfolio rebalancing. It is not necessary that the same formula is applied across. People have their own version of risk, own version of they have their own necessities of money. Many people feel the younger you are, the more money you have in equity, the older you are, the lesser you have in equity. वो सब बकवास है. It is completely dependent on your financial position, your risk taking ability, and more importantly, जितना time आप रह सकते हो market में. And that the best person to tell you that is your financial advisor at Thukral Capital. If you go to them, I think they'll be able to help you. My next slide is on quality investing. Like this is my favorite topic in this presentation because all of you are quality champions. I mean, most of you have reached an export situation because you know how difficult it is to be. You have to have quality. थोड़ा इधर का उधर हो गया, माल reject होके वापस आ जाता है, financial loss हो जाता है. So the kind of quality checks that you do is very important. The same thing happens internationally also. Most people make a mistake saying that stocks आप stock market में डाल दो and automatically money will be made, which is actually a completely infactual statement. It's a wrong statement. If you see across the world, in the US, which is supposed to be the most advanced stock market, everything is transparent. There are fantastic rules, regulations. Everything is available at a touch of a button. Only 4% of the stocks generated most of the money. In fact, 96% of the stocks could not even beat what they call the 1-month treasury bill. They have a treasury bill which is a super safe instrument. Only 4%. So आप ये जो देखते हो, Dow Jones went up to 27,000, Nasdaq went to 12,000, S&P index went to 3,000. अगर आप उसके नीचे झांक के देखोगे, you will find out. Ankush, I think some part is getting missed out. Can you just make the presentation a little bigger? I think it's getting a little gray. Yeah. I hope it's clear. Thank you, participant. So only 4% of those money of that stock of the stocks in the market have actually done so well that they have taken the market to new highs. The second theory which everybody has is that आप equity में डालो तो equity will give you nominal GDP. Nominal GDP क्या होता है? GDP plus inflation, and this will give you like 3-4% more. तो आप जो भी stock ले लो, let us say India nominal GDP is 9%. You say that you put money into any stock, it will give you 9 plus 3, 9 plus 4, maybe 12-13%. That is not the case. Again, if you go and look at that slide and see the middle chart, if you see China, last 20 years, and this is not last 1 or 2 years, आप सोचोगे नहीं, China has grown at the rate of 12% per annum, whereas the stock market has grown only 3%. Again, same issue. If you go below that and see, there are only a handful of stocks which have done well. Balanced stocks have not done well. Same thing happened in India also. If you look at the last 20 years, again, only 87% of the companies, they give you good returns, return on equity over 25%. There are only 90 companies out of 613 which have been able to give you returns greater than 25% in earnings. So what am I trying to say? I mean, if you come to the next slide, you will see that there is a very, very large dispersion in large caps. Many people say आप large cap fund में डाल दो और भूल जाओ उसको, market चलते रहेगा, it will automatically give you return. That is not the case. If you see, the index has given you only 3.9 times, whereas the active investing, that is the top quartile, gives you 12.9 times. And नीचे वाले में आप देखोगे तो it's a very big shock. It's hardly gone up. In fact, on a CAGR basis, actually given you minus 15%. So there is huge diversion between returns even amongst large caps. So आप उसमें आप अगर आप small cap डालोगे या mid cap डालोगे तो the diversion gets even more. I have just taken this as an example only for large caps here. Yeah, can you go to the next slide, please? Yeah. The other thing is that most people say that if you take very high risk, it is equal to high returns. How do you analyze risk in equity portfolio? There is something called beta. Beta क्या होता है? As the stock market goes up, if the stock goes up or down, if it has low correlation to the market, it's low beta. High correlation is very high beta. So people feel that यार I'm putting money in a stock, stock बहुत जोर से चलने वाला है. So automatically people think that जो ऊपर नीचे बहुत होता है, those stocks, those are the companies that tend to do very, very well, which is absolutely again not true.
So if you look at it again, you will see that the low beta stock has actually done the best. So the best case in point is, let us say, if you look at any of the big good quality stocks, and there are some coming up in the next slide again. Ankush, can you go there? Yeah, this is the behavioral challenge which I was talking about. I mean, in the sense that how do you, this is a problem not only in India, this is again also in the US also. If you look at global investor also, most people over there, if you see their market has given roughly 10% return, they've given a return of something like 5.2, 5.3%. Same thing has happened in India also. I mean, in the sense that you see the Indian markets have given close to 18, 19% return, but mostly investor returns are 12.5%. So how do you do it? I mean, you have to keep the emotions away. This actually is linked to my earlier slide on in terms of the asset rebalancing, which I talked about earlier. Yeah. Can we get to the next slide, please? Some of the stocks that have really done well. I mean, if you look at it, how is a stock done well? If you look at quality index is now high return on equity companies. If you see, and some of these names आप देखोगे तो ये नाम बहुत गिनचाने हुए names that you know. How do we select it? You look at the return on equity. ये आप 5 साल का ROE देखोगे तो you see all these companies are 25, 26, 27%. All of them have given returns of close to 5-year returns of close to 55, 56, 57%. So the fact of life is that quality has done very, very, very well. And it is not about paying the price. Most people feel that yeah, quality stocks command a very high price. और वो नहीं है truth, क्योंकि price is only related to earnings. और जिसका उसका return on equity, if it's so high, eventually the earnings will catch up with your price. So what does Axis do? Axis का काम वही है to try and find mispriced stocks which have a good ROE and try and catch it in the correct growth cycle. So there are many things there. So if you look at the last 10 years, you will see out of the last 10 years, 7 years, quality has been a clear outperformer in the market. So lastly, how do you manage successfully over long term? This is what we do very well in Axis. We do not really bother about the index. We are in some sense sector agnostic. Thukral ji ne pucha which sectors do well. Frankly, we don't know about the sector. We will look at stocks. Number 2 is we don't buy stocks. We look at a business. We look at first of all, whether the person will survive over the next 5 to 10 years. There is no point putting money in equity if the guy is not going to be there only 10 साल के बाद. और आप जानते हो, I don't want to get into history, but 10 years and today, I mean, there are enough companies and who are very, very high performing stocks जो आजकल है ही नहीं life. I mean, if you look at the other side of the Reliance balance sheet, I mean, if you look at Reliance Industries and you look at Reliance Telecom, at one time, you will not believe, and it's not very long ago, Reliance Telecom had a market cap which was very, very close to Reliance Industries market cap. So if you look at that today, that company does not exist. I mean, for whatever reason, good or bad, वो है ही नहीं. So first point is आप पहला strong governance ले लो, promoter का good business model, ROE and cash flow. It is very easy to make a statement that I am a great company and I do this, I do that, but अगर आपके number match नहीं होते, so you just have, it will not make sense. So the first thing that we look at is obviously ये सब English. You have to marry the English and the maths, and then after that, when you buy a company, you buy it and you hold on to it. You don't churn it unnecessarily unless something very, very heavily changes. And that is the advice I want to leave with all of you as exporters. Most of you are very long-term investors. आप सब self-employed हो. You have all taken time to build your business. आपको पता है reputation in this market takes time to build. That is the same model that you should also employ when you are looking at your personal investments. Just sit quietly, focus on these 4 or 5 things and be comfortable. You can do it on your own by looking at the same stock market. Like Tukralji said today, there is no difference between sitting in Bombay and sitting in Badaui. In fact, maybe मेरे ख्याल से Badaui में internet will be better than Bombay, because Bombay में my biggest tension whenever I do these kind of calls is I hope the internet doesn't fail. यहाँ पे थोड़ा failure ज़्यादा होता है because everybody is on the internet at the same time. तो सबने अपने अपने घर में 3-4 connection लगा के रखे हैं. मेरे पास भी अभी for example I have Reliance, I have Vodafone, I have Bharti. So any one of them go off, I will be able to shift. But having said that, आपके पास ज़्यादा वक्त भी है. All this data that I have talked about in terms of quality, in terms of how do you manage successfully over the long term. Ankush, can you go to the next slide, please?
Yeah, thanks. All these things, all these things are easily managed on your own. You can buy the same stocks. The remaining things, of course, if you most of the time, the remaining, if you don't have that time and you don't have the emotion, I think इसमें बहुत सारा time we I think it's very easy to buy a stock, very difficult to sell a stock, especially it's a loss making stock. So you pay fund managers want to discover new ideas, discover new companies, and more importantly to make money for you by buying it and selling it all the time. So I think the advantage, if you are a good risk manager, please be. We count ourselves in Axis as not as return managers. We call ourselves that we are risk managers. Ultimately, we call ourselves a responsible fund house. A responsible fund house will look more at the risk apart from the return, and that is a difference between us and large parts of the industry today. Because when we invest, we also look at the downside rather than the upside. The second thing which I wanted to, second topic which I wanted to just touch upon briefly is that as exporters, you know that diversification of your market is very important. If you are supplying all your material to one customer or to one country, any change in the law or any duty structure there will affect you in a very bad way. The same thing happens in India into investing also. So today, if you look at it, we feel India is a big market, $2 trillion, the biggest growth market potential. But when you look at the world, we are not even, we are 15 times less than what the United States is. Yes, our growth is catching up. We have a fast growing we have a young population, we have a fast, so, but some of the technology, some of the companies that are available in global markets, you don't get in India today. So the second advice or the second opportunity I see for all of you is some amount of global investing. Next slide, please. Next slide after this, please. Next slide. Yeah. We are now, when we are buying goods, we don't really bother about where the country it comes from, right? We buy the best quality. We don't care. Of course, आजकल there is a lot of China issues because of the stress around the border. But so people are now becoming a little trying to find out, अरे कहाँ से बनता है? But earlier nobody bothered. You would buy the best brand or the best product depending on your budget and on the quality of it that you have. So why do you worry about why we should have the same thing when we invest? Indians, unfortunately, as a country, like even in the US, which is a very large retail market and which is the largest market in the world today, $42 trillion capitalization. I mean, almost they are almost 70% of the world capitalization today. Even their investors invest only 70% in their home market and 30% they invest outside. So हम लोग ये बोलते हैं FIs are buying, selling, etc. A lot of it is actually retail money, individual money which is coming from outside, which is coming into India. So when they are diversifying into different countries, why should not we diversify? So we should buy the best for our investment. We should not worry about whether it's an Indian company or an American company or a European company or Japanese company. If it is a world leader, my belief is that you should put some investments into it. Next slide, please. What is the advantage here? Basically, three biggest advantages. There are some, आपको जानते हो, exposure to growth and opportunities. There are many global companies which are not available in Indian stock markets, and I can think of three. I'm sure if I do a quiz with you, आप भी वो top 3 निकाल के दे दोगे मुझे. Amazon, Facebook, Netflix. These companies are not available in India, right? Even Flipkart, which was a homegrown company, sells in India, is actually now owned by Walmart, which is an American company. Number two is when you buy or when you put money into international markets, you are not subject, you are diversifying your risk. You are reducing your risk because आप अपने पूरे पैसे एक country में नहीं डाल रहे. You are trying to spread it out amongst 3-4 countries. And there is a slide I'll show you in the next slide, which is showing how by investing abroad, how different markets have done over the last 10 years. And then because of that, because you are reducing your risk, आपका return कम नहीं हो रहा है. So there is a slide I'll show you there again by saying that how we all have this impression that India is a fast growing market. Indian companies automatically आप पैसे डालोगे तो 15, 20, 18, 19% बनता है. More importantly, internationally, because it is such a developed market, वहाँ पे growth rate कम है. Again, that is not true. That is true for parts of the market, but
अगर आप देखोगे, and I'll show you a couple of pointers ahead, where there are many companies who have beaten many Indian companies in terms of growth and profitability and obviously corporate governance. So just by investing abroad, it is not that आपका risk कम हो रहा है, आपका return भी बढ़ रहा है वहाँ पे. So these are some of the examples I told you. Adobe is a very large, आपका जो PDF document होता है जो आप आजकल फोन में पढ़ते रहते हो, in fact it is run by an Indian, Shantanu. Market cap is 11 lakh crores of that company, and 5-year EPS growth, earnings per share growth is 60%. This is as good as maybe any much better than many software companies that we have here. Amazon तो आप जानते ही हो, market cap is 73 lakh crores, $1 trillion हो गया था, and then it came below that. I think now that is at a growth rate of more than 69% of CAGR. So there are many companies like this: JP Morgan Chase, Facebook, Nestle, Visa. Nestle, actually it's cheaper to buy the company abroad, the holding company, than to buy the Indian Nestle. I am not saying by whatever I'm saying today that you should, India is an expensive market, or that we believe that Indian market is expensive. ऐसा हमारा कुछ thought process नहीं है. At Axis, our biggest job is for us to be able to identify and give you as investors very good long-term growth opportunity. And we think that by doing some amount of global investment, how much is up to you and your financial advisor. You must talk to Mr. Thukral and ask him that I have money. Of course, as like any other equity investment, you must have very long-term horizons for investing overseas. It is not a trade. It is just because you are seeing that abhi Apple has gone to 2 trillion ka sum to 2.5 trillion ho gaya, you can't say. For that, this product is not for that. This is, again, you are buying into high quality businesses which are not available for you to buy in India. And some of the names I've put out here, and except for a couple of these names, you will not be able to buy these companies in India today because none of them have this kind of business model. Next slide, please. Yeah, next slide. Yeah, thanks. So I think if you can see this, I mean, I don't know how many of you can see it, but I will anyway. This presentation is with Thukralji, so he can send it across to you. This is all completely factual data. And if you see this, we have just put the returns across the last 10 years, 12 years of various parts of the world, China, Europe, India, USA, Japan, UK. So the same way we tell you in India how asset allocation works, or how you should be diversified amongst large cap, mid cap, small cap. Uska I'm just taking a slightly higher extended version and putting it into global markets. So let's say, for example, if you were in India in 2018, Indian stock market actually didn't do anything. It gave you negative 1% return. But if you were possibly in maybe in the US market, even at that time gave you a 3% return, right? So there is a lot of return diversification that you get by a risk-adjusted return that you get by investing overseas. It is the same logic of not putting all your eggs in one basket. जो हम लोग पहले बोलते थे equity के लिए या fixed income के लिए, don't put all your eggs in one basket, spread it out. So this is a mutual fund, but of course investing, you must have some exposure to international markets also. Now today, thanks to LRS scheme and also availability of, you can buy these companies directly also. I mean, you can go to your broker and he will set up a line and you can maybe even buy this direct stocks. But to my mind, that is the most I won't say a foolish thing, but I would say it's a risky thing to do, because you don't know how those companies operate. So the same जो हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड को आप क्यों देते हो पैसे, so that we can provide some element of professional management to you. The same logic also applies in when you're investing, especially in international companies also. Yeah, next slide, please. My last slide, and this is again a very important slide for me personally. And so many times when we had the crisis in February, March, अभी जो हुआ था, many people ask me, आपके बड़े company ने किया क्या? Most of them in their good times had built like an emergency corpus, and most of that money was parked into debt. They don't call it an emergency corpus, वो खाली cash रखते थे. Of course, it was they didn't. So the companies earlier have a dividend policy, and they keep some money with them in terms of cash flow, and mutual funds are a big part of that kitty.
today out of the 27 lakh crore industry that is there, roughly about 9 to 10 lakh crores is corporate money which is kept. Why do they keep this money? Obviously हम उनको return अच्छे देते हैं. There are a lot of tax benefits that they get if they keep it for more than 3 years. जो individual को मिलता है, company को भी वही rate, same taxation applies to them, and more importantly they are able to get liquidity whenever they want. So in March, April, when this problem happened, many companies actually made their returns, or their mutual funds they withdrew immediately, and they were able to give their suppliers a line of credit. They were able to keep the plant functioning, worker लोग का salary दिया. They were able to ensure that their bank repayments and everything happened on time. And this thing, a lot of my friends and my investors, especially running MSMEs, did not do. As MSMEs, our biggest problem is that we take the entire we do not diversify, we do not take money out of the business. हमको लगता है क्या फायदा है, हम लोग ये एक्सिस शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में डालेगा, he will give you what, maybe 5, 6, 7% return. उसके सिवाय तो I will put my money into my own business, which is giving me maybe better return. But you need to do this because you have to plan for a rainy day. You don't know what emergencies will hit you, and the only thing I can share with you over the last 20 years of life is that these cycles, business cycles, are getting very short. एक time पे एक business cycle used to take about 8 to 10 years. Business cycle means from boom to bust to boom. So you had enough time to plan and keep your emergency stash. Now after global financial crisis in 2008, that cycle has become much shorter. And अभी आप देखोगे, given the kind of liquidity that is roaming around in the world, that cycle can get even much more shorter. So people think यार ये 30 plus 30 minus, maybe it won't be plus 30 minus 30, but you will have बहुत सारा volatility होगा. And the same thing will happen to you also in your business also. So you will have extreme business fluctuations in your business. And how do you tide it over? You have to keep some money of yours in liquid assets. Liquid क्यों? There's no point in taking an emergency money and putting some money in a land, and that is not emergency, because some liquid means आपको कल जरूरत है, today you can press a button and take it out. How much to put, where to put, those are all questions that I want you to spend some time with Thukral Capital and talk to them, and they will in turn guide you, because for that you will need to give them your balance sheet, your P&L, your creditors, your debtors, what sort of suppliers you have, and then more importantly, how much money you can put away comfortably without making your existing business go through any stress. But this is something agar aapne kiya nahi hai, you must start it and do it. It is also, I recommend it also for all my salaried friends also, because you don't know, life has become post COVID has become very uncertain right now. So these are the 4 things that I wanted to talk about. I think portfolio rebalancing very important in the current scheme of things, jahan pe asset prices keep going up and down. एक दिन equity 10% ऊपर जाता है, फिर next month it comes down by 2-3%. Some amount of asset rebalancing is important. आपका risk adjusted return will be fantastic. Second thing is, please focus on quality. I think quality, as in Axis, we are very strong believers of quality. Quality does not mean just being a brand. Quality also means that it is very important to put money into companies which give you high return on equity, which have low debt, which have a very strong promoter base, which pay full tax. You can find these companies on their own. Most of them are large, big companies that are available today. But yes, I think if you can, I think at Axis, we have been following this now for the last 10-11 years. Sometimes it does not deliver results, but most of the time, as I pointed out in my presentation, in the last 10 years, 7 out of 10 years, quality has outperformed all other styles of investing. So if you stay for a long period of time, money will get made. More importantly, if you have a market crash like what happened in March, these companies don't go down too much. Thirdly, which is very important again in today's world, you have to have some level of international diversification. I think it's important. India is very big for us, $2 trillion market cap, etc. But when you look at it compared to the world, we are, as I told you, 1/15th. The US is 42% of world market capitalization. We are only 3%, and I think that would have also become maybe 3 or 3.2%. So I think it's very useful to put some money internationally and make your risk adjusted returns much better. Lastly, of course, is this whole emergency corpus which I spoke to you about. It is very important that you sit, and if I were to ask you
इसमें से which is the most important thing? I think the most important thing is the last one, which is your emergency corpus. You must sit with Tukral Capital today, tomorrow, day after, and have this plan as to how much money you can keep away and which product to keep it away for how long. And that is something, only advice I can give you is that that money must be available to you at a touch of a button. Within 24 hours, 48 hours, that money must be available to you, and you must not look at it. You must not worry about whether it's making 4% return or 6% return. वो अलग ही है, उसको छोड़ दीजिए. Don't use it for anything. Don't use it to buy a hot stock. Don't use it to buy real estate. वो आपका really emergency मतलब serious emergency होना चाहिए for you to go and touch that money. So thank you very much. I think this was very, very useful. Thank you, Tukral Capital, for giving me this opportunity to speak. And if there are any questions, I'm very, very happy to take. Ankush, you starting the question answer? Yes, sir. Sorry. Not for you. Ankush, question answer ले रहे हो? सर सबसे पहला क्वेश्चन आया है प्रवीण जी का. उनका कहना है कि क्वालिटी तो डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है इंडस बैंक के बारे में कि परपेचुअल बॉन्ड्स सब लोग देख रहे हैं कि डिस्काउंट पे है, तो क्या क्वालिटी को नजरअंदाज करते हुए डिस्काउंट की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? Sir, I am not an expert on Indus in 81 bonds, but I can only tell you 81 bonds is after Yes Bank has become like equity. मतलब after RBI एक टाइम पे 3 साल 4 साल पहले बहुत सारे बॉन्ड आए थे, टायर 1 बॉन्ड्स, 81 बॉन्ड बोलते हैं इनको. एंड इफ यू रिमेंबर IDBI बैंक बॉन्ड का आया था, IOB का आया था, अलाहाबाद बैंक आया था. They had actually forced, RBI had forced the banks to buy back those bonds. But last year, thanks to this whole Yes Bank issue, actually investors have lost money. Of course, matter is in court. We'll go to see what happens, right? At Axis, we have a very short list of 5 or 6 people. So the biggest thumb rule is if the bank has enough of tier 1 capital, that is if its capital adequacy is comfortable, then the chances of a blowout or a stop out, as you call it, if the bonds go zero, is less. So I think we will, and number 2 is that these are very illiquid bonds. इसमें कोई market होता ही नहीं है. There is hardly any secondary market. So my advice is, if you're looking at it, might as well, if you are willing to take a risk, go buy a good AA bond and do it. Otherwise, put money into one of our mutual funds. We have a strategic debt fund which gives very decent YTM. It's a 60-40 product, and I think it will give decent returns over the medium term. सर एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वैसे तो बहुत फॉलो करते हैं अपने कोरोना से बचने के लिए, लेकिन जब पोर्टफोलियो की बात आती है तो हम कितना भी ज्ञान ले लें, हम वापस बेसिक्स पे पहुंच जाते हैं कि यार मूवमेंट कितना हुआ, हम उसको रोज देखना चाहते हैं, हम अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. उसके लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? करेक्ट सर, ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम. If you saw my presentation, it is saying it has the same issues, that the actual portfolio return and the investor return में बहुत फर्क होता है. Actually, इंडिया में थोड़ा कम है, courtesy people like you. Internationally, the difference is more than 40%, whereas in India it is like about 15-20%. I have a saying that you treat a good investment, you treat a good investment portfolio like your jewelry and forget about it. That's why I told you in the quality part of it that if you have a good quality stock bought even at a slightly higher price, please just lock it up and forget about it. मुश्किल है बोलना, because every month we keep sending you these updates, or NAV निकलता रहता है. It's very easy nowadays digitally to see all these things, but please, I don't look at it at all. I don't look at it at all. If I have to add, like I said, if you consider investing to be exciting, then आप गलत जगह पे हैं. You have to exactly. make investing as boring, and that's the trick. It's very tough, very tough.
I would advise to all panelists, do participants, एक साल में जरूर कीजिए and sit with your advisors, and that's about it. And or until the markets have reacted very sharply, like in March. Otherwise, there's no need to look at it. I'm sure your advisors are looking at it more than what you look at it. 4 eyes looking at a portfolio will not give returns more than 2 eyes looking at a portfolio. गौरव ने जैसे बोला सर वही करो. अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो कुछ ऐसा अम्यूजमेंट पार्क में चले जाओ सर. इट्स अ गुड थिंग टू डू. यू विल आल्सो हैव फन, बट डोंट प्ले गेम्स विद योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. लेट दैट बी बोरिंग, sleepy, and of course look at it once in 6-8 months. And of course you are anyway today, thanks to the internet, we are all very aware of what is happening in our portfolio. So if you see something very negative on your portfolio, like what happened for example in March, I think it's important to have a conversation. But financial advisor, that is the advantage of having chartered accountants as your financial advisor. They'll take care of you. They are reasonably, they have a high sense of emotional quotient. हम लोग एक intellect IQ बोलते हैं. There's another saying called EQ. EQ is emotional quotient. Most CAs are very high EQ. Because आप जानते हो, I'm sorry, in a lighter note, CA का full form है come again. CA का pass percentage आप जानते हो सब 1-2% में होता है. So we used to have, when I was studying for my CA, my seniors used to tell me, you plan to come and stay here for a long time. What that does to you is it gives you better EQ. So you're able to take losses, you're able to take bad news much easier. But excitement वाला game नहीं है sir investment, especially quality investment. सर प्रज्ञा का कुछ क्वेश्चन है. क्लास प्रज्ञा टू आस्क डायरेक्टली. आई थिंक ऑडियो ऑन नहीं है. सर मैं क्वेश्चन उसका ले लेता हूं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए क्या म्यूचुअल फंड में हमें इतने ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल हैं कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाए, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, जापान हो. Yes, there are some very good schemes. Yes. काफी सारे. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने एक स्लाइड शेयर की जिसमें एडिडास और बाकी फेसबुक सबके रिटर्न दिखाए. तो बहुत लोगों को सिंपल लगता है कि सीधे जाके उन कंपनीज को ले लें. Correct. हमारा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा क्या? Simple, yes, yes, you should do it. But then do you have the time to monitor it? वही problem है. So the same logic आप इंडिया में भी वही कर सकते हो ना सर. I'll just add to what Raghav said. वो आप कर सकते हैं. पहली बात है obviously now 1-2 broking companies allow you to do that. नहीं तो when I started international investing, apart from stocks, पहला तो आपको एक broking company globally जो उनके साथ account खोलना पड़ेगा. Then you have to go to your bank and do a LRS transfer with multiple forms, checks and balances. Conversion fee आपको देना पड़ेगा $. Then middle of the night आपको trade करना पड़ेगा because those markets open when you are sleeping. मतलब मोटा बहुत कॉम्प्लेक्स है जो ये करने का. आपको इंडिया में यदि फंड्स हैं जो आप पैसे रुपीज जैसे चेक काटते हैं, आरटीजीएस करते हैं, यूपीआई करते हैं, और वो बाकी सब जो झंझट है ऑपरेशनली हम लोग करते हैं आपके लिए. Until all of us can spot Apple when it was at a $100 million company, then it's worth the effort because, like I said, finally, as an investor, can you get that multi-bagger? If you can get, why even bother with mutual funds? Otherwise, 9 out of 10 times you are better off with the mutual fund because एक चीज आप always you should remember, and I've seen it with multiple people who dabble in equity. वो आपको जो स्टॉक जिसमें वो प्रॉफिट किए वो आपको आके बताएंगे, बट बाकी 10 जिसमें वो पिटे हैं कभी नहीं बताएंगे. That goes, by the way, that goes for debt also. So I have many friends. I am a South Indian. They are very big investors in FDs. So they will all come and tell you all about the great FDs that they invested in 10%, 11%. They'll not tell you about all the cheat funds जिनके उनका पूरा capital उड़ गया. वो बात ही नहीं होगा. So my advice to all people, to all of you is just, I think you are blessed. Gold भी होता है sir, but gold is more ornamental. It's not, it is a dead asset, if I may use the word. क्योंकि गोल्ड का परचेज साउथ में ज्यादा दिखा है मेरे.
think gold, sir, always should be there. But again, it's about asset allocation. We are saying 5-10% आप लगा दीजिए when markets like this or economies में जब turmoil होता है, gold value does, because like Aghav said, gold as a instrument का कोई return नहीं है. Gold does well when others are taking a beating. But yeah, you buy gold 5-10% and that also through a fund. That is more than enough. सर एक क्वेश्चन आया है रवि जी की तरफ से, वो पूछ रहे हैं yield sharpen है, yield is sharpen, your views on gilt fund. Gilt fund, like I showed in my framework, पहली बात तो वो एक सैटेलाइट बकेट में है, यानी कि लाइक आप जैसे इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप लेते हैं, आप गिल्ड फंड भी उसी हिसाब से आपको देखना है. सो इट शुड नॉट बी मोर देन 10-20%. Secondly, gilt funds are, while safety wise the safest, from a volatility part they are the most riskiest. लेकिन आप 20 साल का गिल्ड ले गए और 1% बढ़ गया तो एक दिन में 20% का रिटर्न लॉस है. एक दिन में 20% यानी 7,200% नेगेटिव एनुअलाइज्ड. इक्विटी मार्केट एक दिन में 5% जाता है तो कृषि दर्शन में भी न्यूज आ जाता है. गिल्ड फंड एक दिन में 10% नेगेटिव गए, उसमें लोगों का वो ध्यान नहीं रखते हैं. Second thing on gilt, currently if you look at it, I think the 10-year gilt to a large extent, or the scenario in India will depend on how well RBI manages to fund the government. I think government ka clearly there will be a funding requirement. The ability of RBI to manage the government borrowing will determine how yields will move. That's why you've suddenly seen the yields move up by 40 basis over the last 10 days. Unfortunately, हमारा इंडस्ट्री में, and like Raghav mentioned, investors always look at कौन सा फंड सबसे अच्छा किया है over the last 6 months, 1 year. हम लोग जब हमारा म्यूचुअल फंड का फ्लोज देखते हैं, कई दिन मेरा गिल्ड फंड और कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड्स में इक्विटी से 3-4 गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं. वो भी डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, क्योंकि लास्ट 1 साल में रिटर्न 18% दिख रहा है. So again, gilt funds, first is please treat them as satellite bucket. It's like mid cap, small cap equivalent. Secondly, you have to be layer long term investors in gilt. Tactically आप करेंगे तो it's like a punting game. Sir, next. I just want to add one more point, sir, to Gaurav, is that please use gilt funds. I am a very happy investor of SIPs in gilt funds. Correct. I'm a very happy investor of SIPs and gilt funds. In fact, many people don't know this, but if you take the last 25-year return, and this will be surprising to a lot of you in this call, but it's a fact, you can check it up. The 25-year return of the 10-year GSEC is higher than the Nifty index fund. Last 25 years. सर, सौरभ का क्वेश्चन है परिजा जी के लिए कि क्रेडिट क्राइसिस के बारे में आपके क्या विचार हैं? The credit crisis, like I said, was self-goal in 2 ways. A lot of investors / advisors / mutual funds, for the want of a slightly higher return, लोगों का जो FD core bucket का पैसा satellite bucket में shift किए. So जो risk profile था normal Indian investor को वो हम dilute किए, assuming that gain investor का है और loss mutual fund का है, वो तो चलने वाला नहीं था. Second, like what we've been saying, Indian economy has gone through a crisis which is never seen ever before. I think आप यदि एक कंपनी होता तो कंपनी का इस साल 20 लाख करोड़ का लॉस होता, आउटपुट लॉस. इसलिए आगे जाके एंड टॉप 500 कंपनीज इंडिया में 20% आर लाइकली टू गो बैंकक्रप्ट इज व्हाट द न्यूज इज कमिंग. सो इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस सिनेरियो इज वेरी टाइट. इसके चलते व्हाट विल हैपन इज जो कंपनीज के पास स्टेबिलिटी है एंड जिसका फाइनेंशियल सॉलिड है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स बढ़ेंगे. तो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव क्लियरली हम मान के चल रहे हैं कि इस साल इज अबाउट सर्वाइवल, बोथ इंडिविजुअली योर पोर्टफोलियो एंड एज ए कंपनी. सो क्रेडिट यू प्लीज अवॉइड. नाउ सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप यदि AAA पोर्टफोलियो लेते हैं, रिटर्न आ रहा है 5%, 5.25, 485, जो बहुत लोगों को इफ आई वे टू यूज अ फूड वर्ड इज लुकिंग वेरी अनसेक्सी कि बेकार रिटर्न है, ये तो बेकार है, इसमें क्या मैं तो बैंक में लगा दूं. मैं जैसे पहले बताया, यदि आपका सेविंग डिपॉजिट रेट इज 2.75 और आपको कोई AAA क्वालिटी पोर्टफोलियो 5 दे रहा है, देन यू आर क्लियरली यू हैव टू सेट योर एक्सपेक्टेशन
our view, long story short, we are negative on credit for some time to come. Good evening, Gaurav. Good evening. This is Pradeep Pool. Hi, Pradeep. Sir, I have a question. Is this the right time to take trust or institutional PF money into gilt fund? Institutional money into gilt, to the extent, yeah, to some exposure, but you can't do it on an ad hoc basis. If you are saying from a timing perspective. The Gaurav, let me correct it. It's actually a PF money, and trust wish to deploy money into gilt. Pradeep, I can't answer it as a one-line answer, yes or no, because I really don't know what is their horizon for investing, whether they are used to investing in gilt. Is it a one-off? What is the time period? It's long-term money. It's long-term Pradeep, you and I money, know. Gaurav, but actually the problem, Pradeep, long-term is they start with 10 years, but after 10 days they come and check the NAV. So I would leave that to you. There is never a wrong time for investing in gilt. I don't think gilt ever can be a bad time to invest. But in the short-term, volatility to rahega gilt funds mein. But if you can, like Raghav said, play it out over the long period of time, you definitely make returns. So the other interesting thing is, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आप 10 साल कोई भी गिल्ट फंड में निवेश किए होंगे, most mutual funds का, you will be surprised by the returns over the last 10 years. Despite gilt का जो yields have moved from 10 down to 4 up to 6, 8 and again come off, over the 10 years returns have been very, very, very good, but they are very volatile. So Pradeep, to answer your call, yes, yeah, you can invest, but you have to be. आपका वॉइस क्रैक कर रहा है. राघव जी के लिए क्वेश्चन है सर कि लास्ट क्वेश्चन प्रदीप प्लीज. हाँ, अभी आपका अलग से ले लेंगे. तो ये कह रहे थे कि इस समय मिड कैप में जाना चाहिए, फोकस में या मल्टी कैप में, लोगों का बहुत है, खासकर आपके स्कीम्स में. सर ये आपके ऊपर है सर. यू नो द इन्वेस्टर बेटर, यू नो द स्टोरी. मैं आपको क्या बताऊं, बट yes, I think if you ask me, highest risk is obviously in mid cap, second highest risk is in focused, and the third is in multi cap. Where am I putting my money? I am putting my money in multi caps. That's all. It is मैं multi cap और मेरा yeah, but it is every investor is different, Sukralji, you know that. So मेरा investment आप जानते हो, all our funds will do well. We don't have a problem on that. In fact, Jinesh runs two of the funds that you mentioned. आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए लोग उस पर शुरू से टिके हुए हैं और वो कहते हैं हमें आगे भी टिके रहना है. अगर परफॉर्मेंस थोड़ी 19-20 भी होती है तो लॉन्ग टर्म में दे आर वेरी हैप्पी. Forget about it, sir. I'm just saying, जो थोड़ा बहुत डालते रहिए, tell them to come to you, put some more money every time the market comes down, or better to put some STP and go to sleep. That's all. सर एक आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ गौरव परिजा जी के लिए. गौरव जी वो पूछ रहे हैं सब लोग कि 3 साल के लिए मुझे एक स्कीम बताइए. कंफ्यूज मत करिए, कई क्वेश्चन आए, एक स्कीम बताइए. अगर मुझे 3 साल में जाना है क्योंकि लॉन्ग टर्म मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या IDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड. और अगर सेकंड बोले तो देखिए दिल मांगे मोर. सेकंड 3 साल के लिए IDFC बैंकिंग PSU या शॉर्ट टर्म. तो हमें 3 दे दिया, आप 2 मांग रहे थे, मैं आपको 3 फंड दे दिया. थैंक यू. अब एक चीज आपसे और मांगनी है, वो भी गौरव जी से ही मांगनी है. हमारे बनारस में कई बार नवनीत जी आए, बत्रा साहब आपके, और इसमें से काफी लोग उनको पहचानते हैं. उनका ये कहना है कि भले राघव जी और गौरव जी को विदाई कर दी जाए, लेकिन 10 मिनट के लिए वो नवनीत जी को सुनना चाहते हैं. क्या आप अलाउ करोगे? हाँ, योर शो सर, एनी टाइम, मोर देन हैप्पी. थैंक यू. राघव जी नमस्कार. अब हम आपको कैसे विदाई दे, सुनना तो बहुत चाहते थे पर टाइम नहीं, थैंक यू सर, है ना. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू वेरी मच पार्टिसिपेंट्स. फिर मिलेंगे सर, फिर मिलेंगे. नमस्कार सर. गुड डे. थैंक यू. सर मैं उनको ले लूं, बत्रा साहब को? हाँ, बत्रा साहब तो है. नहीं, बत्रा साहब आपकी बिना परमिशन के कुछ बोलना नहीं चाहते. बत्रा साहब, बनारस के कुछ लोग ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेंट है और वो वेट कर रहे हैं कि नवनीत जी कब बोलेंगे. मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, क्या 10 मिनट आप बोलोगे
कुछ नई चीज जो वहां पे आपने बनास में नहीं बताई थी अभी बता दो। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मेरी कोई तैयारी नहीं है, आई थिंक क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मेरे लिए आसान है। ये तो आपने सरप्राइज दे दिया, आप सरप्राइज दे देते मुझे हर बार। नवनीत जी, सबसे बड़ा ये है कि जब से मार्केट गिरी 40%, ये सबसे मैं पूछ रहा हूँ, किसी ने पैसे नहीं डाले, सबने एसआईपी पॉज की, सबने एसआईपी बंद की, सबने रिडम्पशन किया, और मार्केट फिर उसके बाद 50% बढ़ गई है। कोई अभी लग रहा है क्यों बढ़ रही है, इसी रीजन में लगे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। आप इसको ह्यूमन बिहेवियर से लिंक करते हो ना, तो वो जरा से प्लीज एक्सप्लेन करो कि कैसे हाथ रोके। श्योर सर, ये वाला काम जो मार्च में हुआ था ना, ये दोबारा भी अगर हो जाएगा तो ये हो नहीं पाएगा। उसका रीजन है कि हमारे ब्रेन की बनावट थोड़ी अजीब टाइप है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरफ जाएं, हिस्ट्री में ले जाऊं आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया से दूर, तो जब हम पहली बार इंसान बने थे, मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, बहुत क्लियर है। जब हम पहली बार इंसान बने थे ना, तो 5 ही आदमी थे। तो वो जंगल में जा रहे थे और सूखे पत्तों की आवाज आई, तो 2 लोगों ने बोला कि यार भाग जाना चाहिए, 3 लोगों ने बोला नहीं जंगल में रुकेंगे, और अगर जानवर निकला सूखे पत्तों के पास तो उसको मारेंगे। तो जो लोग भागे थे, उन 2 लोग, उनको 2 दिन बाद पता चला कि जो 3 लोग रुके थे उनको शेर खा गया, शेर था वहां पे। तो हम उनके बच्चे हैं जो लोग भागे थे, ठीक है। तो मार्केट का गिरना मतलब खतरा, खतरा मतलब भागो, ये हमारे ब्रेन में फीड हुआ है, पर ये गलत फीड हो गया मार्केट के लिए। ये जिंदगी के लिए तो ठीक है कि जिस कमरे में हम बैठे हैं वहां धुआं आ जाए तो हमें भाग जाना चाहिए डर के मारे, क्योंकि जान बचानी है। ये 90% तो ठीक है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसको ब्रेन को उल्टा प्रैक्टिस कराना पड़ता है, जो कि हमसे नहीं हो पाता है। इस वजह से जब जब मार्केट गिरेगी हम सब लोग डर जाएंगे। और मैं तो बिहेवियरल फाइनेंस बहुत पढ़ता हूँ और बोलता हूँ, मैं आपको सच में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ये मार्च में, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, अभी पूरा नहीं सीख पाया हूँ। मेरे पास पैसे थे, मैं 30% तक डाल के मैं भी रुक गया। मेरे में हिम्मत बीच में आए, बीच में ना आए। आप जैसे दोस्तों को भी फोन किया कि सर लगा दो हिम्मत करके, क्योंकि जो 30% डाला था वो भी कम दिखने लगा मार्च में। तो वो 4-5 लाख माइनस देख के मुझे लगा यार 4-5 लाख माइनस मैंने 1 महीने में कर लिया अपना, क्योंकि मैंने डालना मार्च में ही शुरू किया, लेकिन मेरी भी हिम्मत टूट गई 30% डालने के बाद। तो हर क्राइसिस में हम सब लोग समझते हैं कि हम मैच्योर होते हैं। तो जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, सबको ये मैच्योरिटी आया है। और पर इस बात से मुझे इस बात का थोड़ा, इस बार एक और एक्सपीरियंस का थोड़ा डर भी बैठा है कि अगर मार्च वाला एक्सपीरियंस दोबारा आ गया, मान लीजिए 3-4 महीने बाद, ना आए वैसे तो, अगर आ गया तो मुझे लगता है कि अब लोग ये सोच के ना सारा डाल देंगे ये तो 3 महीने में वापस ठीक हो जाता है, क्योंकि अगली बार हालांकि 1 साल बाद ठीक हो गया 6 महीने बाद। तो ये एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी में सोच रहा था। बट फॉर्मूला वही है कि जब डर लगे तो हिम्मत जुटा के आपको फोन करो, परिजा जी को फोन करो, हिम्मत जुटा के थोड़ा उनसे सपोर्ट लेके, मेंटली कंफर्ट तो सपोर्ट तो लेना पड़ेगा, मेंटली खुद से करना थोड़ा ट्रिकी है। So Tukaral ji, if I may add, my stance over the last 3 months, March से अब तक, so I started pre-March at 60-40 asset allocation equity. वो March 23rd को 47 हो गया equity. Hand on my heart, today it is back to 60. So I have constantly added in 1 month. All the money जहाँ से भी निकाल के डेट से इधर उधर से, unfortunately हमारा bonuses were paid in June. By that time market खींच लिया था, but bought it back to 58% in equity. Very good. Because यदि हम लोग practice करते हैं, preach करते हैं कि asset allocation, we have to follow. I agree. I think my behavior in next cycle will be much better and stronger. पर सब कहते हैं कि जब सस्ता हो तो हर चीज खरीदनी चाहिए, महंगा हो तो बेचनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। अभी गोल्ड इतना हाईएस्ट पे इतना सब्सक्राइब हुआ और इतना डर के मारे जैसे लोगों ने ना इक्विटी बेच के गोल्ड खरीद लिया। आपको लगा नहीं ये कंट्रा हो गया? सर मैंने बोला ना आपको कि चढ़ते सूरज को सलाम हमारा दिमाग है, वैसा ही बना हुआ है। तो जो सूरज चढ़ेगा उसी को सलाम है हमारा। लेकिन वही मेरी रिक्वेस्ट है सब पार्टिसिपेंट से जो इस कॉल पे अभी तक बने हुए हैं, कि अपने सलाहकार जो है, एडवाइजर हैं, जो जी आपके एक्सपीरियंस दोस्त हैं, उनसे काउंटर साइक्लिकल चलने की प्रैक्टिस ही माइंड को करानी है।
जैसा कि परिजा जी की स्लाइड में भी था, पहली स्लाइड थी टेम्परामेंट की प्रैक्टिस ही करनी है, वही सीखना है। तो एक दूसरे से वही सीख लेंगे तो उससे रिजल्ट बहुत बेटर आता है मेरे हिसाब से। सर जैसे गौरव जी ने ये SIP इन फिक्स्ड इनकम स्टार्ट कराया, ये इनकी यूनिक सोच थी। आप इसमें ह्यूमन बिहेवियर को कैसे लाते हो? तो लोगों को लगता है कि रिटर्न बहुत चाहिए, हमें 5 साल में ना 12-15% चाहिए, वो फिक्स्ड इनकम में तो आएगा नहीं। जी जी जी, तो मैं समझ गया। तो जब गौरव सर ने अक्टूबर में ये लॉन्च किया तो पहले मैंने भी सोचा यार ये बॉस कैसी बात कर रहे हैं इसमें कौन फिक्स्ड इनकम में SIP करेगा, कोई नहीं करेगा। ये पहला रिएक्शन तो यही था। तो यही पहला रिएक्शन ह्यूमन बिहेवियर का होता है, जो इन्वेस्टर्स का भी यही होता है, यार फिक्स्ड इनकम में क्या करेंगे SIP करके। लेकिन जो क्राइसिस से हम निकले, तो मान लीजिए अक्टूबर में हमने ये बात समझ ली होती थी और ये किया होता अच्छे से काम, तो काफी इन्वेस्टर्स को हम अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते थे। तो कई बार कुछ चीजें सुनने में नॉर्मल नहीं लगती हैं, लेकिन उनका एक पोर्टफोलियो में इम्पोर्टेंस होता है और वो जरूरी है, और ये तो फाउंडेशन ब्लॉक है। अगर एक पोर्टफोलियो को ट्रायंगल या पिरामिड की तरह समझें तो जो बेस है वो तो स्ट्रॉन्ग ही बनाना है ना, ये तो सिर्फ इन फिक्स्ड इनकम उस स्ट्रॉन्ग बेस में ही जाती है। इक्विटी वाला पार्ट और बाकी बैलेंस वाला पार्ट तो बीच का है, उस ट्रायंगल का ऊपर का हिस्सा है, लेकिन फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो उतना पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, मुझे मालूम है मैं काफी लेट आपको खींच रहा हूँ। सर आप पी पे बहुत जोर देते थे जी। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, इफ यू रिमेम्बर आपके जो पास्ट चेयरमैन थे तो इस पे ज्यादा चर्चा होती थी। और क्या अभी भी वो डायनेमिक में इम्प्लीमेंट हो रहा है आपके एसेट एलोकेशन? हाँ जी, वो डायनेमिक इक्विटी फंड में उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डायनेमिक इक्विटी फंड में वो हो रहा है इम्प्लीमेंट, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हमें। हमारा अगर आप फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफी इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं। बेसिकली वो जैसे निमेश शाह जी ने भी शेयर किया था, वो काउंटर साइक्लिकल अप्रोच जो हम खुद से नहीं कर सकते, वो ये मॉडल करने की कोशिश करता है कि जब बाजार थोड़ा महंगा हो जाता है, थंब रूल, तो वो इक्विटी कम कर देता है, और जब बाजार पी के हिसाब से थोड़ा सस्ता हो जाता है तो उसके बैंड अगर बना दिए जाएं और बैंड में डिफाइन कर दिया जाए कि जब पी बढ़ जाएगा तो हम इक्विटी का बैंड इतना कम कर देंगे, तो वो काउंटर साइक्लिकल जो अप्रोच है। जैसे अगर मार्च का महीना आया था, हम खुद से चेक नहीं डाल पाए, लेकिन वो मॉडल ने शिफ्ट कर दिया उठा के ज्यादा इक्विटी में। तो इसलिए जिन इन्वेस्टर्स को इमोशनली ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब ऊपर नीचे होता है, उनके लिए तो वो फंड ऐसा है कि आप डाल के रियली फिल इट, सेट इट, फॉरगेट इट कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं लुधियाना में, डॉक्टर हैं, तो जैसे गौरव सर ने भी शेयर किया कि इनके रिश्तेदार रिलेटिव्स साल में एक आधी बार 2 बार बात करते हैं, तो वो उनके बहुत ज्यादा मुझे फोन आने लगे मार्च के बाद एकदम से। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं कि मेरे को निकलवा दो इसमें से, मैंने 50 लाख लगवाए थे, मेरे 35 रह गए, निकलवा दो। मैं किसी तरीके उनको पोस्टपोन करता रहा, जैसे हम लोग की आदत होती है कि अभी 15 दिन रुक जाओ, अभी देख लो, अभी ये होने वाला है। अभी उनके पैसे लगभग वापस पूरे हो गए हैं। तो वो टेम्परामेंट उनको बनाने के लिए बड़ा मेरे को दम लग गया। तो मैं भी सीखता हूँ इस सब एक्सपीरियंसेस से। तो ये अगर उन्होंने ये डायनेमिक इक्विटी फंड लिया होता तो इतना उनको इमोशनली टेम्परामेंटली प्रॉब्लम नहीं होना था मार्केट में। तो वो मॉडल काम करता है। सर NFO से और अभी कुछ चेंज किया उसमें? कुछ उसमें सर थोड़े से ट्विक्स किए हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन किए थे व्हिच हैव हेल्प्ड, क्योंकि अब सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सबसे बहुत बेटर हो गया। मुझे याद है आपने NFO के टाइम पे भी एक्सपीरियंस किया था तो आप अभी तक कर रहे हो। काफी थोड़ा पेन दिया था शुरू में। हाँ, नहीं अब नहीं होगा पेन, अब शायद होपफुली अब पेन नहीं होगा। ओके सर, हमारी पब्लिक सुनना तो आपको बहुत चाहती है, लेकिन आपके साथ साथ मैं परेजा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक लास्ट अगर कोई चीज हो तो बता दीजिए कि जैसे अभी आपने कोविड में आपकी मिसेज, मतलब हमारी भाभी जी, बैंक में डेली जा रही थी और वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे थे, तो आप डरे नहीं कि डेली वो बाहर जा रही हैं और फिर रोज घर आ रही हैं? पापा जी भी ऊपर वाले मकान में आ गए, ही इज आल्सो सुपर सीनियर सिटीजन आई थिंक, और फिर भी आपने कोविड के बारे में कुछ तो आपने स्टडी किया और काफी आपने मेडिकल मुझे राय दी है। प्लीज आज शेयर करिए, जो थोड़े से लोग रुके हुए हैं, थोड़े में 78 है, थोड़े में, बाकी लोग चले गए हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया, लेकिन 78 अभी भी रुके हुए हैं, वो कोविड का सुन के ही आपका जो बंद करेंगे।
मैं सॉरी कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसा आपने शेयर किया कि मेरी वाइफ को बैंक जाना पड़ता है और वो के बैंक के जो ऑफिसर है वो परिजा जी की तरह नहीं है जिन्होंने अलाउ कर दिया हो घर से काम करना, तो हम फॉर्चुनेट हैं सच में। तो इसमें जो ड्यूटी है सर वो तो ड्यूटी है, जैसे आर्मी वाले भी ड्यूटी पे जाते हैं अगर जम्मू कश्मीर में, तो उनके स्पाउस थोड़ी घबरा जाते हैं, तो हमें तो सपोर्ट ही करना है उनको और पॉजिटिव सोचना और अपनी प्रिकॉशंस लेनी है, और तो इसमें थोड़ा किस्मत का भी रोल है। बाकी दिल्ली में ये साइकिल निकल गया थोड़ा सा, हम लोग नेक्स्ट स्टेज में चल रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से 2 महीने पहले होके मेरी सोसाइटी में काफी निकल चुका है वो, अभी वो मैं नंबर्स आज देख रहा था छोटे शहरों में और यूपी इधर उधर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप लोगों को अभी ज्यादा ध्यान रखना है, शायद हम तो रख ही रहे हैं। तो होपफुली वी विल हैव अ मेडिकल सोल्यूशन जैसे कल नीलेश शाह जी ने बोला, और तब तक हमें ये सर्वाइवल ईयर है, ये साल हमें सर्वाइव करना है अच्छी हेल्थ रख के और अपना ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी सोच है भदोही में बैठ के, इतनी बड़ी सोच और इंडिया के टॉप स्पीकर्स को ले आना, मुझे लगता है कि आप में जो एग्जीक्यूशन स्किल और कैपेबिलिटी है ये बहुत कम लोग हैं, मेरे में भी नहीं है। अगर मैं ऐसा सोच भी लूँ तो शायद एग्जीक्यूशन नहीं कर पाऊंगा। तो जो सीमलेस आपने लर्निंग्स इनसाइट्स इतने लोगों को पहुंचा दी, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फ्रेंड्स ने भी लॉग इन कर लिया, तो मुझे लगता है कि आपका सबसे बड़ा धन्यवाद है कि आपने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और सब लोग इससे मोटिवेट हुए। और परिजा जी का मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के 2-2.5 घंटे हमारे साथ बने रहे। नहीं, एग्री विद नवनीत। आई थिंक द सीमलेसनेस विद आपने जो पोलिंग बीच बीच में करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस आल्सो टू लर्न एंड गेटिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अभी भी 75 पार्टिसिपेंट्स टिके हुए हैं डिस्पाइट इट बीइंग 7:30, shows that actually ये नॉलेज सेशन में लोगों को कुछ जाना है। we've done a lot of webinars और I can tell you that इनिशियली पार्टिसिपेशन होता है बट बीच में ही 50% निकल जाते हैं। टू हैव मोर देन 50-70% आफ्टर 2 hours इज फिनोमिनल। तो कभी भी आप बुलाइए, हम जरूर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नवनीत जी जो है ना वो किंग मेकर हैं। नवनीत जी की मैंने पॉलिसी देखी है, आइडिया दे करके वो सामने वाले को सूली को चढ़ा देते हैं। आइडिया देके भाग जाता हूं। और परेजा जी की जो प्लानिंग है ना वो इसी में मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने परिजा जी से। और सर मैं आपको थैंक यू करता हूँ, और मैं आपके जाने के बाद अपनी जनता को कल का प्रोग्राम भी बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा जोश बनाया पूरी टीम। थैंक यू। कल एक बहुत मतलब वर्ल्ड फेम, उनका नाम आप इस वीडियो देखने के बाद लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको देखने के बाद ही लोगों को नाम याद आ जाएगा। ये हमने जनवरी में उनको बनारस में बुलाया था, ये बनारस में उन्होंने क्या बोला था उसको प्लीज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वाराणसी बुलाने के लिए। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड मैं उससे शुरू करना चाहती हूँ। मैं 15 साल से काम कर रही हूँ और काम के सिलसिले में मैं कई जगह जाती हूँ, लंदन गई हूँ, US जाती हूँ, इजराइल गई हूँ, देश के कोने कोने भी गई हूँ। 23 हमारी ब्रांचेस हैं। मेरी 80 साल की नानी है, उन्होंने आज तक मेरे से ये नहीं कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ कहीं चलना चाहती हूँ। ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं बनारस आ रही हूँ तो उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि चाहे तू जाए या ना जाए मुझे तेरे साथ आना है। तो 15 साल के करियर में पहली बार मेरी 80 साल की नानी आज आई, रुकी, 2 दिन से है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और
किया है। एक्चुअली वो बहुत फाइन ऑरेटर है, बहुत फाइन लेखक हैं, तो उन्होंने बनारस के नाम कुछ लाइनें लिखी हैं जिनसे तो वो कहती हैं कि बनारस के गंगा वाले घाट, बनारस की वो टमाटर वाली चाट, बनारसी साड़ी की शान, बनारस का मशहूर पान, बनारस का सदियों पुराना इतिहास, गंगा आरती वाला वो एहसास, कहता है जो भी बनारस आया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। तो मैं एक्चुअली आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ। माय प्रेजेंटेशन वाज कॉल्ड द पावर ऑफ 3 क्योंकि आज तारीख क्या है? हाँ, तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 3 साल पहले 1 फेब को मैं एडवाइज एएमसी की सीईओ बनी थी, तो मेरी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है। और इंसिडेंटली मेरा पहला ट्रिप एज सीईओ आफ्टर आई बिकेम सीईओ वाज टू दिल्ली। तो दिल्ली गई थी, मेरा होम स्टेट है दिल्ली यूपी, तो सोचा था थोड़ा सा बॉन्ड रिसेप्शन आएगा। मेरी टीम ने भी कहा था यहाँ से शुरू करो, यहाँ से थोड़ा सा इजी होगा, म्यूचुअल फंड से आई नहीं हो तो कुछ ज्यादा पता भी नहीं था। तो मैं दिल्ली गई और एक लंच पे लेके गए कुछ एडवाइजर के साथ। एडवाइजर का मैं नाम नहीं लूंगी, हालांकि मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो उन्होंने, उन एडवाइजर सज्जन आदमी थे, उन्होंने मेरे से 2 चीजें कही। ही सेड मेरे पास अच्छी खबर है और बुरी खबर है, पहले क्या सुनना चाहेंगे? तो मैंने कहा फर्स्ट, प्लीज गिव मी द बैड न्यूज फर्स्ट। सो ही सेड द बैड न्यूज इज थिंग्स आर रियली बैड फॉर यू एंड यू हैव नो होप। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दैट्स बैड न्यूज, अब गुड न्यूज तो बताइए। He said things are so bad that they can only get better for Edelweiss AMC. तो ये थी मेरी शुरुआत। इन द लास्ट 3 years जो मैंने ये इंडस्ट्री देखी है, हम सब चाहे हम IFA हो या AMC हो, अपने आप को AUM से डिफाइन करते हैं। आप समझ चुके होंगे, बाकी कल आपको लाइव दिखाएंगे। एडेलविस की सीईओ हैं राधिका गुप्ता जी, और मुझे लगता है कि कल का सेशन, क्लोजिंग सेशन आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। आप प्लीज़ कल 5:30 बजे जरूर लॉग इन करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू नमित, thank you Ankush, well done. Thank you sir, thank you every participant. May I leave now? Yes sir, I thank every participant, and please do join us tomorrow at 5:30. Thank you.